हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, यानी लेंथ और मोशन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, लेंथ और मोशन को कैसे नापा जाता है। तो देखिए, मेजरमेंट क्या होता है। ये मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को नापना। और लेंथ का मेजरमेंट करना मतलब लेंथ क्या होती है। लेंथ मतलब मान लीजिए ये है, यहाँ से यहाँ तक कोई एक लाइन है, लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक इसका साइज क्या है, ये कितनी लंबी है, ये होती है लेंथ। और मोशन क्या होता है, मोशन मान लीजिए यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है, यहाँ से कोई भी चीज़ चलती है और यहाँ पर पहुँचती है, यानी उसने मोशन किया है, उसने अपनी पोजीशन बदल ली है, वो होता है मोशन। यहाँ से यहाँ तक अगर कोई भी चीज़ चलती है, या फिर यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ चलती है, या फिर यहाँ से ऐसे 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 कोई चीज़ चलती है, तो उसने अपनी पोजीशन बदली है, तो वो पोजीशन बदलना होता है मोशन। तो लेंथ और मोशन का मेजरमेंट कैसे करते हैं, यानी लंबाई और गति को कैसे मापते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में लंबाई, और मोशन को कहते हैं गति। और मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, यानी लंबाई और गति को कैसे मापा जाता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दीपा, अ क्यूरियस 11-year-old गर्ल लिव्स इन अ टाउन इन अ स्टेट ऑफ हरियाणा। दीपा एक क्यूरियस लड़की है। क्यूरियस क्या होता है, जो किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखे, जानने की जिज्ञासा रखे कि ये चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, इसका क्या कारण है। ये सब जो बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना कि ये क्यों होता है, ये कहाँ से होता है, ये कैसे होता है, ये सब कुछ, तो वो क्यूरियस होते हैं वो बच्चे। तो दीपा एक क्यूरियस लड़की है और वो 11 साल की है। लिव्स इन अ टाउन, एक शहर में रहती है। और कहाँ पर रहती है, स्टेट ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा स्टेट है, उसके एक शहर में, एक नगर में ये दीपा नाम की एक लड़की रहती है। द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्टेड, स्कूल में नया साल शुरू हुआ था, नया सत्र शुरू हुआ था। दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म, दीपा को नई यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ती है। भाई जब स्कूल चेंज करते हैं ना, तो नई यूनिफॉर्म की तो जरूरत पड़ती है ना। सिंस सी हैज़ ग्रोन टालर, और वो बड़ी हो गई थी, लंबी हो गई थी, तो उसकी जो यूनिफॉर्म है ना वो छोटी पड़ गई थी, तो फिर उसको नई यूनिफॉर्म बनवाने की ज़रूरत पड़ी। हर मदर टेक्स हर टू अ क्लोथ शॉप, उसकी मदर, उसकी माँ उसे एक कपड़ों की दुकान पर ले गई। सी आस्क फॉर अ 2 मीटर क्लोथ पीस, और उसने कहा 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा दे दो, मतलब एक कपड़े का 2 मीटर टुकड़ा दे दो। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लोथ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रोड, तो जो दुकानदार है, दुकानदार उसने मेजर किया, उसने मापा कपड़े को, किससे, मेटल मेजरिंग रोड, एक मेटल की बनी हुई रोड से उसको मापा। मेटल की बनी हुई इस टाइप की रोड थी, और उससे फिर उसने 2 मीटर कपड़ा मापा। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट्स यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, फिर उसने एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, मतलब एक फीता होता है, फीता जो फ्लेक्सिबल होता है, जो मुड़ जाता है, आराम से मुड़ तुड़ जाता है, ऐसा ऐसा फीता होता है, उससे फिर उस टेलर ने उससे भी उस कपड़े को मापा। हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 उंगल, तो उसकी माँ ने कहा कि भाई इसकी जो यूनिफॉर्म है ना, इसकी लेंथ है ना 4 उंगल बढ़ा देना। मतलब जब नाप देने के लिए गई, तो उसकी मदर ने कहा ये 4 उंगल इसकी यूनिफॉर्म की लेंथ है बढ़ा देना। 4 उंगल क्या होती है, 4 फिंगर्स विड्थ, जब 4 उंगलियों को इकट्ठा ऐसे रखते हैं ना, 4 उंगलियों को इस टाइप से ऐसे करके, तो ये होती है 4 उंगल। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है ना, ये 4 उंगल होती है ऐसे। मान लीजिए ये कोई कपड़ा है, यहाँ से यहाँ तक का एक कपड़ा है, ये एक कोई कपड़ा है, और फिर यहाँ पर हम 4 उंगल रख लेंगे, 1 2 3 और 4, फिर इतना कपड़ा और दे दो, इतना कपड़ा और दे दो, तो ये होते 4 उंगल। हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 उंगल, तो उसकी मदर ने टेलर को कहा कि उसकी जो यूनिफॉर्म बनाओ ना, तो 4 उंगल लंबी बना देना। आर द टेप एंड रोड, क्या जो उसने टेप ली, मतलब फीता लिया, और जो मेटल रोड ली ना, जो उसने शॉपकीपर ने, क्या टेप और जो मेटल रोड ली है वो सिमिलर टू द स्केल दैट दैट द एल्डर सिस्टर हैज इन हर ज्योमेट्री बॉक्स, तो क्या उस स्केल के बराबर है, क्या ये सेम है, समान है, बराबर है, इस स्केल के बराबर है फीता और रोड, क्या ये इस स्केल के बराबर है जो कि ज्योमेट्री बॉक्स में होता है आप लोगों के पास। व्हाट डिड मदर मीन बाय 4 उंगल, और मदर ने कहा 4 उंगल बढ़ा देना, तो उसका क्या मतलब है। तो ये दीपा फिर सोचती रही कि क्या जो शॉपकीपर ने
फीता यूज किया और रोड यूज करी थी, क्या वो इस स्केल के जैसा होता है, इस स्केल की तरह ही है? इससे हम कुछ भी नापते हैं या फीता और रोड से नापते हैं तो क्या वो सेम होता है, या 4 उंगल का क्या मतलब, ये सोचती रही। दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विद हर स्कूल फ्रेंड्स, उसने अपने स्कूल फ्रेंड्स से पूछा कि ये क्या होता है भाई, क्या ये सेम होता है? और मेरी मम्मी कह रही थी 4 उंगल बढ़ा देना, तो 4 उंगल क्या होता है? अनीस, हरदीप, पद्मा, तस्नीम एंड दिस लीड्स टू अ डिस्कशन अमंगस्ट देम। तो इन सब में ये जो इसके फ्रेंड्स हैं ना, ये इन सब में आपस में डिस्कशन शुरू हो जाती है कि भाई ये स्केल क्या बराबर होता है, क्या ये रोड स्केल के जैसा होता है, इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये तो फीता दिखा रखा है, ये फीता, और ये दिखा रखी है रोड, जो मेटल रोड यूज करी शॉपकीपर ने। यहाँ पर ये सब है, ये है दीपा, ये है अनीस, ये है हरदीप, ये है पद्मा और ये है तस्नीम, ये सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हाउ डू वी मेजर, अब हम कैसे मापते हैं, हम किसी चीज़ को कैसे मापते हैं बताओ? हम कई बार स्केल से मापते हैं, या हम अपनी मम्मी को देखते हैं, या किसी टेलर की शॉप पर जाते हैं तो फीते से मापते हुए देखते हैं चीज़ों को, या फिर अपनी उंगलियों से भी मापते हैं, अपने हाथों से भी मापते हैं, अपने कदमों से भी मापते हैं, अपने बलिष्ठ से भी मापते हैं। एक उंगली यहाँ पर रखी, अंगूठा यहाँ पर रखा और लास्ट वाली उंगली यहाँ पर रखी, तो ऐसे भी नापते हैं। एक, फिर यहाँ पर 2, इस तरह से भी नापते हैं, कदमों से भी मापते हैं। हाउ डू वी मेजर, हम कैसे मापते हैं? हरदीप सेज, हरदीप कहता है आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लॉथ बाय लेंथ ऑफ हर आर्म। मैंने अपनी दादी को देखा है कि वो जब कपड़ों की लेंथ को मापती है ना, तो अपनी बाजू से मापती है। हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर मेजर लेंथ टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू बेड्स। क्या आपने कभी किसी किसान को क्यारियां बनाते हुए देखा है? तो वो क्यारी, खेत को क्यारियों में डिवाइड करने के लिए, किसी खेत को क्यारियों में डिवाइड करने के लिए, अपने फील्ड को बेड्स में डिवाइड करने के लिए अपने कदमों का इस्तेमाल करता है। ही वॉक्स एंड काउंट्स द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स से पद्मा। पद्मा कहती है वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है कि कितने कदम हो गए। स्ट्राइड्स होते कदम और बेड्स होती क्यारियाँ। ओ नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड्स, सिर्फ कदमों से नहीं, समटाइम्स दे ऑल्सो यूज द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेजर। कदमों से ही नहीं बल्कि वो कई बार अपने पैर के पंजों का भी यूज करते हैं। पैर के जो पंजे होते हैं ना, फीट, पैर के पंजे, उनका भी यूज करते हैं। आनिस ने कहा। दीपा सेज एक्साइटेडली, दीपा एक्साइटेड होकर बोली, मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स मस्ट बी सो मच फन। अरे इसमें तो बड़ा मज़ा आता होगा, अपनी बॉडी पार्ट से हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो ये तो बहुत मज़ेदार होगा। लेट अस ऑल्सो मेजर समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट, हम भी अपने किसी बॉडी पार्ट से किसी भी चीज़ को माप कर देखते हैं। व्हाट शुड वी मेजर, हमें क्या मेजर करना चाहिए, हमें क्या मापना चाहिए? ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ टेबल इन आवर क्लासरूम। हमारे क्लासरूम में एक टेबल है, उसकी लेंथ को मापते हैं। तस्नीम कहती है। पद्मा एड्स, पद्मा फिर कहती है एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज टू मेजर इट। फिर इसको नापने के लिए हमें को अपनी बॉडी के कौन से पार्ट को यूज करना चाहिए, किससे हम नाप सकते हैं? दीपा सेज लेट अस यूज अवर हैंड स्पैन। हैंड स्पैन होती है ये, यहाँ अंगूठे से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होती है ना, वो हैंड स्पैन हो। आई विल शो यू हाउ टू यूज इट, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसका यूज़ करते हैं किस चीज़ को नापने के लिए। तो टेबल को नाप कर दिखाएगी ये। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, सी कॉल्स इट बलिस्त। मेरी माँ ऐसे नापने के लिए कई बार बलिस्त का यूज करती है। ये ना हैंड स्पैन, इसको कहते हैं बलिस्त, बलिस्त कहते हैं हिंदी में। हरदीप एड्स, हरदीप कहता है ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट्स, हम भी अपने मेजरमेंट्स को नोट करते रहेंगे। भाई सबके हैंड स्पैन अलग अलग लेंथ की होती है ना, तो सभी बारी बारी नाप कर देखेंगे और नोट करते रहेंगे कि जब टेबल की लेंथ नापेंगे तो टेबल की लेंथ कितने हैंड स्पैन के बराबर आई है, तो सब नोट करते रहेंगे। ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट्स, तो चलो हम अपने मेजरमेंट्स को भी नोट करते रहेंगे। तो फिर इन्होंने एक टेबल बना ली है, यहाँ पर एक टेबल बना ली है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ टेबल, टेबल बना ली है, उस पर लिख दिया मेजरिंग द लेंथ ऑफ टेबल। नेम ऑफ द स्टूडेंट जैसे आनिस लिख दिया, पद्मा, तस्नीम, दीपा, हरदीप लिख दिया। अब देखिए आनिस ने जब नापा ना, आनिस ने तो 13 से थोड़ी सी ज़्यादा आई लेंथ। यहाँ पर ये टेबल है,
यहाँ से अंगूठा रखा, यहाँ उंगली रखी, फिर दोबारा से यहाँ पर अंगूठा रखा, यहाँ पर उंगली रखी, ऐसे बढ़ाते चले गए। आनिस ने नापा तो स्लाइटली मोर देन 13, 13 से थोड़ी सी ज़्यादा आई। पद्मा ने नापा तो 13 के बराबर आई। तस्नीम ने नापा तो 13 से थोड़ी सी कम आई। दीपा ने नापा 13 और 14 के बीच में आई। हरदीप ने नापा तो 14 आई। पद्मा सेज ओ द नंबर ऑफ हैंड स्पैन इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए सबकी हैंड स्पैन जो होती है ना वो अलग अलग लेंथ की होती है ना, अलग अलग मेजरमेंट होती है उसकी। किसी की हैंड स्पैन बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, कि उससे फिर जब किसी चीज़ को नापते हैं ना वो भी तो अलग अलग आएगी ना मेजरमेंट। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल, फिर हम क्या कहेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, टेबल की लेंथ कितनी है भाई। बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, तो फिर ये नंबर अलग अलग क्यों होना चाहिए। हरदीप आस्क्ड थॉटफुली, तो ये मैंने बता दिया ना कि सभी की हैंड स्पैन है उसकी लेंथ अलग अलग होती है, तो इसलिए सभी नापेंगे तो उनकी मेजरमेंट भी तो अलग अलग आएगी ना। तस्नीम से आई कैन गैस, मैं गैस कर सकती हूँ। और हैंड स्पेंस आर ऑफ डिफरेंट साइज, हमारी हैंड स्पेंस जो है ना डिफरेंट साइज की होती हैं। आनिस गिव्स एन आइडिया, आनिस एक आइडिया देता है। लेट अस चेक दिस, फिर हम चेक करके देखते हैं। सो ऑल 5 ऑफ देम पुट देयर हैंड स्पेंस along each other and arrive at the conclusion that the lengths of their hand spans are different। तो सभी ने अपनी हैंड स्पेन के ऊपर दूसरे के हैंड स्पेन रख के चेक की सभी की हैंड स्पेन अलग अलग हैं या एक जैसी हैं। तो फिर क्या कंक्लूजन निकला, तो कंक्लूजन निकला कि लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पेन्स आर डिफरेंट। तो ये कंक्लूजन निकला, द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पेन्स आर डिफरेंट। दीपा सेज थॉटफुली, दीपा सोच विचारने के बाद कहती है नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स। तो फिर यही कारण होगा इसमें, मतलब कोई अचंभा नहीं होगा कि लोग जो है ना स्केल का यूज़ क्यों करते हैं या फिर मेजरिंग टेप्स का यूज़ क्यों करते हैं। इसीलिए यही कारण हो सकता है कि जो लोग हैं ना मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, मेजरमेंट के लिए स्केल्स का यूज़ करते हैं और मेजरिंग टेप्स का, फीते का यूज़ करते हैं या फिर स्केल का यूज़ करते हैं। नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स, क्यों करते हैं भाई, क्योंकि जो हैंड स्पैन है ना, मतलब जो बॉडी पार्ट्स हैं किसी के लंबे होते हैं किसी के छोटे होते हैं, तो अलग अलग साइज़ के होते हैं ना, तो उनसे जो मेजरमेंट आएगी वो भी तो अलग अलग आई। तो इसलिए जो लोग हैं ना वो स्केल का यूज़ करते हैं या फिर मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पेन्स। और दीपा और उसके फ्रेंड्स जो है ना वो टेबल की लेंथ और अपने हैंड स्पेन की लेंथ को कंपेयर करते हैं। द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर हैंड स्पेन। दो जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर हैंड स्पेन। जैसे कि इसने कहा, आनिस ने कहा कि जो टेबल है उसकी लेंथ 13 हैंड स्पेन से थोड़ी सी ज़्यादा है। पद्मा ने कहा नहीं ये तो 13 हैंड स्पेन्स के बराबर है। तस्नीम ने कहा ये 13 हैंड स्पेन से थोड़ी सी कम है। और दीपा ने कहा ये 13 और 14 हैंड स्पेन्स के बीच में है। हरदीप ने कहा नहीं ये 14 हैंड स्पेन्स के बराबर है। तो देखिए किसकी बात सही मानेंगे हम, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पेन। द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर हैंड स्पेन्स। हेयर द हैंड स्पेन यूज फॉर मेजरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिट। तो देखिए उन्होंने हैंड स्पेन से टेबल को कंपेयर किया, टेबल की लेंथ को हैंड स्पेन से कि कितनी हैंड स्पेन के बराबर आई। तो द हैंड स्पेन यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिट। तो ये जो कंपेयर किया ना आपस में, टेबल की लेंथ का और हैंड स्पेन की लेंथ को कंपेयर किया, तो ये एक तरह से यूनिट का एग्जाम्पल है। ये हैंड स्पेन है ना इस टाइम यूनिट है। यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट टर्म आ गई है, अ यूनिट। यूनिट क्या होती है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से कंपेयर करते हैं, जैसे कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं एक दूसरे की, तो वो एक यूनिट की तरह यूज की जाती है। जैसे कि यहाँ पर लेंथ ऑफ टेबल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हैंड स्पेन्स। मतलब जैसे कि यहाँ पर हमने टेबल की लेंथ को मापा, किससे, हैंड स्पेन से नापा, टेबल की लेंथ को हैंड स्पेन से मापा। तो यहाँ पर
जैसे कि यहाँ पर आनिस जो है ना, आनिस उसने जो अपने हैंड स्पैन यूज़ किए हैं नापने के लिए, तो यहाँ पर जो हैंड स्पैन है ना, आनिस की हैंड स्पैन वो हो गई यूनिट। यहाँ पर जो पद्मा है, पद्मा ने टेबल को अपनी हैंड स्पैन से नापा तो 13 आया है। तो जो टेबल है ना, टेबल लेंथ ऑफ टेबल वो किसके बराबर है? 13 हैंड स्पैन्स ऑफ पद्मा। पद्मा की जो हैंड स्पैन्स हैं उसकी लेंथ को हमने टेबल की लेंथ से कंपेयर किया है, तो टेबल की लेंथ जो है ना वो पद्मा की 13 हैंड स्पैन्स के बराबर उसकी लेंथ आई है। टेबल की लेंथ है ना वो पद्मा की 13 हैंड स्पैन की लेंथ के बराबर आई है। तो ये जो हैंड स्पैन हुई ना पद्मा की हैंड स्पैन, ये हुई यूनिट। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, नंबर एंड अ यूनिट। तो देखिए जो लेंथ है ना, लेंथ वो 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस की जाती है। एक तो आगे तो नंबर लिखा होता है, पीछे लिखा होता है यूनिट। जैसे कि यहाँ से समझते हैं, इज द लेंथ ऑफ द टेबल इज फाउंड टू बी 13 हैंड स्पैन। यहाँ पर देखिए हमने टेबल को जब मेजर किया है तो 13 हैंड स्पैन्स के बराबर आता है। तो यहाँ पर 13 जो है 13 वो तो हो गया नंबर, 13 है नंबर, और पीछे जो लिखा होता है वो होता है यूनिट, वो होती है यूनिट। तो जब भी किसी भी लेंथ को नापा जाता है तो उसको 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। जो फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है नंबर। फर्स्ट पार्ट ये होता है नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और दूसरा जो बाद में जो पार्ट होता है वो होती है यूनिट। यहाँ पर हैंड स्पैन जो है वो एक यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं हम। तो 13 हैंड स्पैन्स, ये पूरी क्या होगी? लेंथ को 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस किया है, आगे न्यूमेरिकल वैल्यू और पीछे यूनिट। देन 13 इज द नंबर एंड हैंड स्पैन इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। 13 तो नंबर है और हैंड स्पैन क्या है? यूनिट है। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना कि 2 किलो, 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलो क्या है? यूनिट। मान लीजिए 2 किलो हम कोई चीज़ लेकर आए हैं, 2 किलो, मान लीजिए हम कोई भी चीज़ लेकर आए हैं 2 kg लेकर आए ना, जो 2 है ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg है यूनिट। यहाँ पर लेंथ को नापा है 13 हैंड स्पैन्स, तो 13 जो है ये तो 13 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और हैंड स्पैन है यूनिट। देन 13 इज द नंबर एंड हैंड स्पैन इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। हाउएवर हैंड स्पैन्स एंड अदर सिमिलर यूनिट्स सच एज लेंथ ऑफ द हैंड, फुट, फिस्ट और फिंगर्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखिए जो हाथ है, लेंथ ऑफ हाथ की लेंथ है, या फिर पैर की लेंथ है, या फिर मुट्ठी है, मुट्ठी बोलते हैं फिस्ट को, या फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, ये तो अलग अलग पर्सन की अलग अलग होती ना, पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट होती हैं। दस देयर इज अ नीड फॉर सच अ यूनिट फॉर विच मेजरमेंट ऑफ सेम लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफर। तो फिर हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए, एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत है जिससे कि कोई भी नापे, अगर कोई भी किसी चीज़ को मेजर करे, किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करे तो वो अलग अलग ना आए, एक जैसी आए, सेम आए। अगर कोई भी किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करे तो सेम लेंथ आए, वो अलग अलग ना आए। तो ऐसी किसी यूनिट की हमें ज़रूरत है। इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम। कि पुराने टाइम से ही इंडिया का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है, रिच है। मतलब मेजरमेंट के बारे में बहुत कुछ पता था पहले लोगों को। मेजरमेंट सिस्टम डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम से ही। उंगल किसको बोलते हैं? उंगली की चौड़ाई को। मल्टीपल्स ऑफ उंगल मतलब जो कई सारी उंगलियों को एक साथ लगा के उंगला बोलते हैं, अंगुला। धनुषा एंड योजना आर सम ऑफ यूनिट्स मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। पुराना इंडियन लिटरेचर जो है ना, पुराना साहित्य है, उसमें भी उंगला, धनुषा, योजना, इनके बारे में हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ है। एंड यूज्ड इन मेजरिंग आर्ट क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग। और कुछ आर्ट क्राफ्ट बनाने के लिए, यानी कलाकृतियाँ बनाने के लिए, या आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकला बनाने के लिए, या फिर शहर जो बसाए जाते हैं, शहर बनाने की जो प्लानिंग होती है, उनके लिए भी इन सब का यूज किया जाता था। द उंगला इज स्टिल यूज्ड बाय ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल्स लाइक कारपेंटर। जो उंगला है ना, इसको तो कारपेंटर्स भी यूज़ करते हैं, टेलर्स भी यूज़ करते हैं,
Several objects with ruled marking which could be scaled have been excavated from sites of हड़प्पन civilization। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी हमारी, जो बोलते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसमें जब खुदाई हुई थी, जब ज़मीन को खोदा गया था, तो वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिनसे ये पता लगता है कि कुछ इन चीज़ों से कुछ मेजरमेंट किया जाता होगा। देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में तो आपने सुना होगा, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, ये पहले थी और कहते हैं अब ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर खोदने पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, यानी सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं उसको। जब वहाँ पर खुदाई होती है, खोदते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जिन पर मार्किंग बनी होती है, कुछ मतलब ऐसे मार्क बने होते हैं जिनसे ये पता लगता है कि ये जो चीज़ें ना, ये जो ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ये मेजरमेंट के काम में लिए जाते होंगे। तो इनसे भी पता लगता है कि भाई पुराने टाइम में हमारे यहाँ पर मेजरमेंट्स के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे। और पुराने टाइम में उंगला धनुषाई, इनके बारे में हमारे इंडियन लिटरेचर में, पुरानी जो लिटरेचर है उसमें भी लिखा हुआ है। तो इनसे हमें ये पता लगता है कि इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। मतलब इन सब से ये पता लगता है कि इंडिया में जो मेजरमेंट सिस्टम है बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है और मेजरमेंट की बहुत अच्छा सिस्टम था। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स वो होती हैं जिनको हम मानते हैं, पूरे वर्ल्ड में इनको माना जाता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती, अलग अलग नहीं होती, एक जैसी होती हैं। सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इवॉल्व विद टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में बहुत सारे यूनिट्स के सिस्टम इवॉल्व हुए, विकसित हुए। यूनिट के बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी प्रणालियाँ विकसित हुए। However, when people started traveling from one place to another, it created a lot of confusion। लेकिन जब एक जगह से दूसरी जगह तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जब लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना शुरू किया, तो उससे बड़ा कन्फ्यूजन होता था। दिस लीड टू डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडोप्टिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो देखिए जब लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने लगे, ट्रैवल करने लगे, तो मान लीजिए हमें यहाँ से विदेश जाना है और वहाँ से कोई चीज़ लेकर आनी है, तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना जो हर जगह माना जाए। ये थोड़ी है उस दूसरे देश में मेजरमेंट का सिस्टम होगा, हमारे यहाँ पर कुछ और मेजरमेंट का सिस्टम होगा, तो फिर एक ऐसा सिस्टम अडोप्ट किया, सभी ने माना। दिस लेड टू डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर, सभी कंट्रीज एक साथ आई और सभी ने माना अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, एक स्टैंडर्ड यूनिट का सेट, उसको सभी ने माना कि भाई ये इस यूनिट से अगर हम मापते हैं कहीं पर भी तो वो सब के लिए माना जाएगा। द सिस्टम ऑफ द यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये जो यूनिट्स का सिस्टम है ना, यूनिट का सिस्टम मतलब इसमें एक यूनिट नहीं होती, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, अलग अलग चीज़ों के मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये यूज किया जाता है और इसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स शॉर्ट में बोल देते हैं SI यूनिट्स। S को पहले लिखते हैं और I को बाद में लिखते हैं SI यूनिट्स। ये देखिए शॉर्ट में SI यूनिट। द SI यूनिट ऑफ लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। जैसे हम मापते हैं ना कि ये कितनी मीटर लंबी है, कितनी मीटर छोटी है, ऐसे SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ये याद रखना है। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। इट इज सिंबल इज M, और इसको M से लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 मीटर तो 2 लिखकर M लगा देते हैं बस। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2 में एक मीटर स्केल दिखा रखा है। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा मीटर स्केल दिखा रखा है, ये देखिए ये मीटर स्केल है, ये है अ मीटर स्केल, इसके ऊपर ये मेजरमेंट्स लिख रखे हैं। ये 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। ये 1 मीटर है ना, उसको 100 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है 100 में। 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर। मान लीजिए ये मान लीजिए 1 मीटर है और इसमें ये 100 छोटे छोटे पार्ट्स बना रखे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब होता है 100, सेंटी का मतलब 100 और मीटर के 100 टुकड़े, तो इसको CM लिखते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 CM, सेंटीमीटर। यू मे बी फैमिलियर विद स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल, और मीटर स्केल के छोटे पार्ट भी होते हैं। टिपिकली
15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ज़्यादातर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल जो होता है ना, मीटर स्केल तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन छोटे पार्ट भी होते हैं। जैसे 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर लंबा स्केल होता है, वो आपने ज़रूर देखा होगा, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, इस तरह का ये स्केल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जीरो सेंटीमीटर से शुरू होता है यहाँ से, और ये 15 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको बड़ा करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं, यहाँ तक ये 10 पार्ट्स होते हैं, और ये 10 पार्ट्स होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर भी होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। Look carefully at the 15 centimeter scale. It has marking in centimeter from 0 to 15. मैंने दिखा दिया अभी। The length of any section between two consecutive big marked such as between 1 and 2 or between 5 and 6 is 1 centimeter. यहाँ पर देखिए, ये मैंने बता दी ना, ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। किसी भी दो ये जो लंबी लाइन है, इनके बीच में ये जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है, कोई भी ले लो, यहाँ से यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से ये जो नहीं, यहाँ से यहाँ तक आधी सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आधा सेंटीमीटर, कोई भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आधा सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आधा सेंटीमीटर, और यहाँ बड़ी लाइन से बड़ी लाइन तक 1 सेंटीमीटर, 3 से 4 तक तो 1 सेंटीमीटर हुआ ना, और 3 से 5 तक 2 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें 0 से 15 तक हो गया 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर हो गए। इट हैज़ मार्किंग इन सेंटीमीटर फ्रॉम 0 to 15। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आती है, उनके बीच में जो ये लेंथ होती है ना, ये होती है 1 सेंटीमीटर। बिग मार्क्स such as between 1 and 2, between 5 and 6 is 1 centimeter. Observe that these sections of 1 centimeter length are further divided into 10 equal parts. मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है ना, ये 1 सेंटीमीटर, ये 10 पार्ट्स में और डिवाइड कर रखी हैं, ये 10 पार्ट्स में और डिवाइड होती हैं। तो यहाँ से देखिए, ये जो है ना, ये 1, ये 2 हो गया, 3, 4 और ये 5 हो गया, 5 यहाँ तक 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, फिर यहाँ तक 10 हो गई, 10 हो गया ना। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एक इस डंडी से दूसरी डंडी तक कितना होता है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर जो होता है ना, वो 1/10 ऑफ सेंटीमीटर होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5 मिलीमीटर, तो 10 हो गए ना, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। द लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड अ मिलीमीटर। इसको मिलीमीटर कहते हैं। 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग दिस स्केल। इस स्केल से जो सबसे छोटी लेंथ माप सकते हो तुम, वो है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 1 मिलीमीटर जो है 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और 1/10 को हम लिखते हैं 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ्स, बड़ी लेंथ्स को मापने के लिए, बड़ी लंबाइयों को नापने के लिए, वी यूज अ लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोमीटर। बड़ी लंबाई जो होती हैं उनको नापने की, बड़ी लेंथ्स को नापने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। किलोमीटर को लिखते हैं km, ये k और मीटर का m, यहाँ पर किलो का k और मीटर का m, जो कि 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर, देखिए बड़ी लेंथ अगर नापनी है तो हम किलोमीटर्स में मापेंगे। जैसे यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से जाते हैं गुड़गांव जाते हैं, तो देखते कितने किलोमीटर है, ये थोड़ी मापेंगे कि कितने सेंटीमीटर है, कितने मिलीमीटर है। तो बड़ी लेंथ को नापने के लिए हमें बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ती है। बड़ी यूनिट है हमारी किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जो होती है वो 1000 मीटर्स के बराबर होती है। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ्स वी यूज यूनिट्स सच एज सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर। और स्मॉलर लेंथ्स को मापने के लिए
यहाँ पर नोट कर लेते हैं। लार्जर लेंथ्स को नापने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं और स्मॉलर लेंथ्स को नापने के लिए हम सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये आपको याद करना है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये तीनों आपको ज़रूर याद होने चाहिए, मैथ्स में भी आएंगे और साइंस में भी ये यूज होंगे। इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस्ड अनदर स्केल मार्किंग। कई स्केल्स जो होते हैं उनमें और भी एक और मार्किंग और होती है। दिस स्केल मार्किंग इज इन इंचीज। ये जो मार्किंग होती है इंचीज में होती है, इंचीज में। वेयर 1 इंच, जो 1 इंच होता है ना वो किसके इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, नोट करना है ये। इन अर्लियर डेज, पहले के जो डेज थे मतलब पुराने टाइम में, यूनिट्स सच एज इंच एंड फुट वर यूज्ड टू मेजर लेंथ। लेंथ को नापने के लिए इंच और फुट का यूज़ किया जाता था पहले। ये यूनिट्स थी पहले, ज़्यादातर यूज़ की जाती थी, अब भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी। दीज यूनिट्स आर स्टिल यूज्ड बाय सम पीपल। फिर भी आज भी लोग इनको यूज़ करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते अब। तो ये याद रखना है 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये तो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये छोटा सा ये 1 मिलीमीटर है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है। ये लिख रखा ना इंच, ये 1 इंच है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। वुड इट बी कन्वीनियंट टू यूज़ द यूनिट मीटर टू मेजर लार्जर लेंथ्स। क्या बड़ी लेंथ को नापने के लिए क्या हम मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं, मतलब मीटर यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। सच एज द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक की अगर लंबाई नापनी हो तो क्या हम मीटर का यूज़ कर सकते हैं बिटवीन 2 सिटीज़। और टू मेजर स्मॉलर लेंथ को नापने के लिए सच एज थिकनेस ऑफ द पेज ऑफ द बुक, इसके लिए क्या मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटी लेंथ को नापने के लिए भी मीटर यूनिट का यूज़ नहीं किया जा सकता, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिट्स को नापने के लिए, बड़ी लेंथ्स को नापने के लिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ी लेंथ्स को नापने के लिए भी मीटर यूनिट का यूज नहीं किया जा सकता। तो ये मैंने बता दिया ना कि बड़ी जो लेंथ्स है उसको नापने के लिए किलोमीटर यूज़ किया जाता है, और छोटी लेंथ्स को नापने के लिए सेंटीमीटर या मिलीमीटर का यूज़ किया जाता है। सपोज वी ऑल मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल। अगेन हम फिर से जो टेबल है ना उसकी लेंथ नापते हैं, बट दिस टाइम यूजिंग अ मीटर स्केल, लेकिन अब की बार मीटर स्केल का यूज़ करेंगे। विल आवर रिजल्ट स्टिल बी डिफरेंट, क्या हमारे रिजल्ट अब भी अलग आएंगे? नहीं, अब अलग नहीं आएंगे। मीटर स्केल किस लिए बनाया जाता है कि डिफरेंट पर्सनस अगर मेजर करें किसी चीज़ को, तो जो मेजरमेंट है ना सेम आए, इसलिए तो यूज़ किया जाता है मीटर स्केल। तो अब की बार जो रिजल्ट्स है ना वो सेम आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ स्केल टू मेजर द लेंथ। लेकिन हमें नापना तो आना चाहिए ना, पहले सही से नापना तो आना चाहिए। तो अब ये नापना सीखते हैं कि जो स्केल है उससे हम कैसे नापते हैं किसी लेंथ को। 5.3 करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, किसी भी लेंथ को नापने का सही तरीका क्या है। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ, किसी भी लेंथ को नापने के लिए वी नीड एन अप्रोप्रिएट स्केल, हमें एक सही स्केल का यूज करना होगा, एक उचित स्केल का यूज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर हम पेंसिल की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, यू मे यूज 15 सेंटीमीटर स्केल, तो हम 15 सेंटीमीटर स्केल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पेंसिल है वो इतनी तो लंबी होगी, ये थोड़ी है 1 मीटर 2 मीटर लंबी होगी। सिमिलरली इफ़ द हाइट ऑफ द रूम इज़ टू बी मेजर्ड, अगर रूम की हाइट को नापना है, यू मे नीड अ मीटर स्केल, तो उसके लिए हम मीटर स्केल का यूज़ करेंगे। मीटर स्केल का, क्योंकि जो रूम है ना उसकी जो हाइट है वो तो सेंटीमीटर में थोड़ी, वो तो काफ़ी ज़्यादा होगी ना, तो मीटर स्केल से काम चल जाएगा, या फिर मेजरिंग टेप से काम चल जाएगा। यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल, हम जो पेड़ है ना, पेड़ उसकी गर्थ, उसका जो तना होता है ये इसको हम मीटर स्केल से डायरेक्टली नहीं नाप सकते। फॉर सच मेजरमेंट्स, इस तरह के मेजरमेंट्स के लिए, क्योंकि देखिए ये गोल है ना, ये तो गोल है, तो गोलाई को नापने के लिए हम मीटर स्केल का यूज़ थोड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह के मेजरमेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का यूज़ करना चाहिए, जो कि
फीता होता है ना, फीता, फ्लेक्सिबल फीता, उसका यूज करना चाहिए ताकि जो गोल चीज़ है उसके चारों तरफ आराम से घूम जाए। एज ए टेलर्स टेप इज मोर सूटेड, जैसे कि टेलर के पास जो फीता रहता है उसका यूज करना सही होता है। वाइल मेजरिंग लेंथ्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स, और लेंथ को मेजर करते टाइम हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए कि कैसे मेजरमेंट करनी है। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल, स्केल को प्लेस करने का, स्केल को रखने का क्या सही तरीका है। मेजर करने के लिए, किसी भी लेंथ को नापने के लिए जब स्केल का यूज किया जाता है तो उसको उस चीज़ पर रखा जाता है, तो उसको रखने का सही तरीका क्या है। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 5.4, तो स्केल को इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखना है, इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये तरीका अलग है और ये तरीका अलग है। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सीधा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसके ऊपर जो स्केल है बिल्कुल सीधा रख रखा है। ये ऑब्जेक्ट तो ऐसे है लेकिन स्केल है ना टेढ़ा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ये स्केल ऐसे है, ऐसे ये टेढ़ा रखा है, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सीधा रखा है ऐसे। तो ये करेक्ट तरीका है और ये इनकरेक्ट है। मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल, ये वाला करेक्ट है। व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई वाइल रीडिंग द स्केल, और स्केल पर रीडिंग लेते समय जो आंखों की पोजीशन है वो भी सही होनी चाहिए। अब ये क्या तरीका है भाई, पोजीशन ऑफ आई, आंखों की पोजीशन कैसे सही होनी चाहिए, ये पढ़ लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल बाय अलाइंग इट विद अ स्केल, स्केल से अगर हम पेंसिल की लेंथ नापते हैं, द पोजीशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबाउट द टिप ऑफ द पेंसिल, तो हमारी आंखों की पोजीशन जो है वो पेंसिल के बिल्कुल टिप के ऊपर की तरफ होनी चाहिए, जैसे कि फिगर 5.5 में दिखाया गया है। देखिए अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेंथ कितनी आएगी, ऐसे आएगी, यहाँ से अगर देखेंगे, और अगर यहाँ से देखेंगे यहाँ से तो ये आएगी इतनी, और तो फिर यहाँ से ये पोजीशन होनी चाहिए हमारी आँखों की, ऐसे सीधा देखना है बिल्कुल। यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से देखेंगे तो फिर हमारी ये जो मेजरमेंट ये आएगी, ये यहाँ से देखेंगे तो फिर ये आएगी ये, लेकिन यहाँ से देखना है बिल्कुल, यहाँ से सीधा सीधा देखना है। ये जो है ना पेंसिल, इसकी टिप पर हमारी नज़र होनी चाहिए। ये हमारी आंखें बना रखी हैं ABC, ये देखिए ये आंख बना रखी है ये भी, तो ये वाला सही तरीका है, इस तरह से देखना है इसकी टिप को, इस तरह से, तो ये जो मेजरमेंट आएगी ना ये बिल्कुल सही आएगी। करेक्ट पोजिशन ऑफ आई इज B। हाउ टू मेजर द लेंथ इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन, कई बार हमारा स्केल टूट जाता है भाई, तो फिर हम लेंथ को कैसे मेजर करेंगे स्केल से। इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द जीरो मार्किंग इज़ नॉट क्लियर, या तो स्केल टूट गया या फिर उस पर जीरो मार्किंग सही नहीं दिख रही है, इट कैन स्टिल बी यूज फॉर मेजरमेंट, फिर भी उसका यूज किया जा सकता है मेजरमेंट के लिए। विथ सच अ स्केल यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1 सेंटीमीटर, फिगर 5.6 में। यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये स्केल है नहीं टूट गया है, आगे का हिस्सा इसका टूट गया है, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर शुरू यहाँ से होता है, या 0 से 1 सेंटीमीटर ये जो था ना ये वाला हिस्सा यहाँ से टूट गया है, ऐसे यहाँ से टूट गया है। तो हम फिर इसको, इस कागज़ को अगर मापना चाहेंगे, इस कागज़ की लेंथ को अगर नापना चाहेंगे तो फिर स्केल को यहाँ से 1 है ना 1 यहाँ से लगा देंगे यहाँ पर। अगर ये यहाँ तक टूट जाता है, यहाँ तक टूट जाता, तो फिर इस 4 को यहाँ पर रख देते, फिर हम 4 से यहाँ से नापते। तो देखिए 1 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे तो 10 तक आता है, ये 10 पॉइंट कितना आता है इसको देखते हैं, 10 पॉइंट कितना आता है, ये आता है देखिए, ये तो 10 है ना, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 आता है, क्योंकि ये जो लंबी लाइन है ये तो 10.5 हो जाएगी, तो 10.4 आता है यहाँ पर, 10.4। और हमने शुरू कहाँ से किया है, 10.4 सेंटीमीटर आ जाता है ना ये, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे पास स्केल है ना सेंटीमीटर स्केल है, ये सेंटीमीटर है। और देखिए शुरू कहाँ से कर रहे हैं हम, 1 से शुरू कर रहे हैं, वैसे हम 0 से शुरू करते हैं, यहाँ से 0 से शुरू करते, यहाँ से ये ऐसा होता है ना स्केल, जैसे यहाँ पर है उल्टा दिखा रखा है यहाँ से, तो यहाँ से शुरू करते, अब हमने यहाँ से शुरू किया है, तो इसमें से फिर हम 1
माइनस कर देंगे तो ये हो गया 9.4 सेंटीमीटर। करेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल विद द ब्रोकन एंड, तो ये करेक्ट मेथड है, इस तरह से रखना है, इस तरह से। हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स मेजर लेंथ। देखिए जो अंधे लोग होते हैं, अंधे बच्चे जो होते हैं विजुअली चैलेंज्ड, जिनकी आंखें नहीं होती हैं, वो फिर लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मतलब लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। दे यूज स्केल्स विद रेज्ड मार्किंग, दे कैन बी फेल्ट बाय टचिंग दैम। इस तरह के स्केल यूज करते हैं तो इनके ऊपर है ना ये जो मार्किंग है ये रेज्ड होती है जैसे ये, और इनसे फिर वो समझ जाते हैं कि 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है। उनकी अलग लैंग्वेज होती है जिसमें वो पढ़ते हैं। तो ये जो यहाँ पर कुछ मार्किंग होती है जो कि उठे होते हैं, ये यहाँ पर देखिए जो ये लंबी लाइन है ये उठी रहती है, ये छोटी ये उठी रहती है, ये भी उठी रहती है। तो फिर यहाँ से टच करके वो पता लगा लेते हैं, टच करके इनको पता लग जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी लेंथ होगी। लेट अस मेजर, अब एक एक्टिविटी करते हैं और हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करके देखते हैं कि कैसे लेंथ को मेजर किया जाता है। सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं सच एज कॉम, पेन, पेंसिल एंड इरेजर टू मेजर देयर लेंथ्स, और इनकी लेंथ्स को मेजर करेंगे। मेजर देयर लेंथ्स 1 by 1 यूजिंग अ मीटर स्केल एंड नोट डाउन द मेजरमेंट्स। मीटर स्केल से इनकी लेंथ को मेजर करते हैं। मेजरिंग लेंथ टेबल बना लेते हैं, मेजरिंग लेंथ्स। ऑब्जेक्ट्स का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, पेन, पेंसिल, इरेजर। लेंथ कितनी आती है वो यहाँ पर लिखेंगे। वाइल राइटिंग लेंथ, लेंथ को लिखते टाइम डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑल्सो, यूनिट भी लिखनी जरूरी है। मान लीजिए पेन है, यहाँ पर पेन लिख लेते हैं। पेन की लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर आती है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर जरूर लिखना है, सिर्फ 8 लिख कर नहीं छोड़ देना है, ये इसकी यूनिट जरूर लिखनी है। डू नॉट फॉरगेट टू राइट यूनिट ऑल्सो। Thus your result will consist of 2 parts. One part is number and other part is unit of the measurement. यहाँ पर ये नंबर है और ये यूनिट है। Some of your friends in the class would have measured the length of the same objects. कुछ आपकी क्लास के बच्चों ने सेम ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर किया है। कंपेयर द लेंथ्स मेजर्ड बाय यू विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, फिर उनको कंपेयर करना है, आपने जो मेजर किया वो कितनी आई मेजरमेंट, और उन्होंने किया तो फिर कितनी आई। आर द मेजर लेंथ्स आर सेम और स्लाइटली डिफरेंट, क्या ये जो मेजर लेंथ है, मतलब लेंथ जो मेजर की है, क्या वो सेम है या फिर थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है। इफ़ नॉट द सेम, अगर सेम नहीं है, डिस्कस द पॉसिबल रीजन फॉर द डिफरेंसेस, तो फिर ये अलग अलग क्यों आई। भाई ये सेम नहीं है तो क्यों नहीं है सेम, क्योंकि हमने तो स्केल से नापा है ना, तो सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आई तो फिर क्या कमी रह गई। Why are some length measuring devices made up of flexible materials? जो मेजरिंग डिवाइसेज होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, मुड़ तुड़ जाते हैं आराम से, जो फीता होता है जैसे कि, तो वो फ्लेक्सिबल मटेरियल से क्यों बनाए जाते हैं, क्या काम आते हैं वो। तो यहाँ पर डिस्कस करना है हमें कि हमारे जो डिफरेंसेस क्यों आए हैं। अब ये पढ़ लेते हैं पहले। यूनिट ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर बिगिन विद द लोअर केस लेटर एक्सेप्ट ऑल द बिगनिंग ऑफ सेंटेंसेज। देखिए ये ना इस तरह से लिखना है, ये छोटे अक्षरों में ना, KI स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखना है, ये स्मॉल में लिख रखा है। बिगिन विद लोअर केस लेटर एक्सेप्ट एट बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, जब सेंटेंस की बिगनिंग हो तब तो ये, जैसे यहाँ पर K बड़ा लेना है, M बड़ा लेना है, C बड़ा लेना है, M बड़ा लेना है, लेकिन जब बीच में आए ना ये किलोमीटर, मीटर बीच में आए तो फिर ये ऐसे छोटे अल्फ़ाबेट्स में लिखना है। देयर सिंबल, किलोमीटर का तो KM है, मीटर का M है, सेंटीमीटर का CM है एंड मिलीमीटर का MM है, ऑल्सो रिटन इन लोअर केस, इनको भी छोटे लेटर्स में लिखना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। एंड आर नेवर फॉलोड बाय S, और इनके पीछे जैसे मान लीजिए हमारे पास मेजरमेंट आई 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर लिखना, किलोमीटर्स नहीं लिखना, इनको प्लूरल नहीं बनाना। एंड आर नेवर फॉलोड बाय S, यहाँ किलोमीटर्स नहीं लिखना, किलोमीटर ही लिखना है। अगर मान लीजिए आ गया यहाँ पर 100 मीटर्स, तो यहाँ पर मीटर्स S नहीं लगाना, यहाँ पर M ही रखना है। नोट दैट अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, और इनके पीछे फुल स्टॉप नहीं लिखना है एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जब सेंटेंस के एंड में आए ना तब फुल स्टॉप लिखना है,
नहीं, इनके साथ फुल स्टॉप नहीं लगाना है। वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। अब जैसे मैंने ये देखिए यहाँ पर गैप छोड़ा है ना थोड़ा सा, तो ये जरूर छोड़ना है, ऐसे नहीं लिखना 100 और फिर यहाँ पर m बिल्कुल इसके टच करके, जैसे यहाँ पर K100 KM ऐसे नहीं लिखना, यहाँ पर थोड़ा सा गैप जरूर छोड़ना है। ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। तो यहाँ पर देखिए ये है पॉसिबल रीजंस, इसमें दे नहीं रखे, हम खुद इसको डिस्कस करते हैं। पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, या तो हमने स्केल को सही से नहीं रखा होगा ऑब्जेक्ट, या फिर स्केल टूटा हो सकता है, उससे हम सही से मेजर नहीं कर पाए। तो ये जो है ना पॉसिबिलिटी, ये आपको लिखनी है कि किस लिए जो लेंथ्स है ना उनमें डिफरेंसेस आए हैं। उसके बाद है 5.4 मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन। तो यहाँ पर ये पूछा ना ये क्वेश्चन कि कई सारे जो डिवाइसेज हैं वो फ्लेक्सिबल मटेरियल से क्यों बनाए जाते हैं। कई सारे मेजरिंग डिवाइसेज हैं, मेजर करने के लिए जो भी डिवाइसेज यूज़ किए जाते हैं वो फ्लेक्सिबल क्यों बनाए जाते हैं, उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइंस, देखिए सीधी सीधी को तो हम स्केल से नाप लेते हैं, सीधी सीधी जो चीज़ें होती हैं उनको तो हम स्केल से नाप लेते हैं, लेकिन मान लीजिए ऐसी ऐसी गोल हो, जैसे ये शुरू में आया था ना पेड़ का तना, उसको नापेंगे तो फिर कैसे नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए वो फीता ना फ्लेक्सिबल फीता यहाँ पर रखेंगे और ऐसे ऐसे गोल उसको इसके साथ साथ घुमा देंगे तो उससे मेजरमेंट आ जाएगी। अनीस एंड हिज पेरेंट्स फिक्स्ड इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट्स आर्स्ड ऑफ द वरांडा ऑफ देयर हाउसेज। मतलब इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट्स वो फिक्स कर रहे थे, कौन कौन, अनीस और उसके पेरेंट्स। Anis and his parents fixed electric string lights, जो लाइट्स होती हैं ना, जो लड़ियाँ होती लड़ियाँ, वो लगा रहे थे फेस्टिवल पर, दिवाली पर जैसे लगाते हैं। ऑन देयर आर्चेज ऑफ वरांडा, वरांडा के आगे जो आर्च होता है उसको सजाने के लिए वो लड़ियाँ लगा रहे थे। एज सोन इन फिगर, जैसे ये लगा रखी हैं इस टाइप से, ऐसे 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 लगा रहे थे। फॉर अ सेलिब्रेशन एट होम, हाउ वुड दे हैव मेजर्ड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लाइट्स। तो उनको फिर ये ऐसे ये मेजर करनी है कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लड़ी आ जाएगी या नहीं आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो स्ट्रिंग है ये आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो फिर वो कैसे नापेंगे, स्केल से थोड़ी नापेंगे, ऐसे, फिर ऐसे कैसे, सीधा कैसे लेंगे, तो फिर मेजरिंग टेप से नापना पड़ेगा, फीते से। इन द केस ऑफ द कर्ड लाइन मेजरमेंट्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप और बाय यूजिंग थ्रेड। या फिर ऐसे करेंगे, या तो मेजरिंग टेप का यूज़ करेंगे या फिर एक धागा लेंगे और धागे को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ऐसे धागे को, ये जैसे ऐसे, फिर ऐसे धागे को ऐसे रखेंगे, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे धागा लेंगे और ऐसे रख देंगे। फिर इस धागे को सीधा करके और फिर या तो स्केल से नाप लेंगे या फिर जो टेप है ना फ्लेक्सिबल टेप उससे नाप लेंगे। कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, या फिर फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप को सीधा ही ऐसे लगा देंगे और इससे ही ऐसे डायरेक्ट नाप लेंगे। या फिर थ्रेड से, एक थ्रेड लिया उससे इसकी मेजरमेंट नाप ली और फिर थ्रेड के पास में ये जो टेप है ना, टेप ये लगा दी, उससे फिर मेजरमेंट माप ली है। द थ्रेड कैन देन बी स्ट्रेंटन्ड, थ्रेड को फिर सीधा कर देंगे। एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग मीटर स्केल, फिर मीटर स्केल से उसको नापा जा सकता है। ये एक पाइप है और इसको जो है ना ऐसे नापना है, यहाँ से यहाँ तक इसी गोलाई नापनी है। तो कैसे नापेंगे, एक थ्रेड लेंगे और उसको ऐसे लपेट देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर इस थ्रेड को है ना, इस थ्रेड को फिर सीधा कर देंगे, ऐसे ही सीधा करके फिर जो मीटर स्केल है ना या सेंटीमीटर स्केल उससे नाप लेंगे। फिर जो सेंटीमीटर स्केल है ना उससे इसको नाप लेंगे तो आ जाएगा, इसकी मेजरमेंट आ जाएगी। मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्ड लाइन, तो इस तरह से जो कर्ड लाइन होती है, कर्व इस तरह की, ऐसे चीज़ों को, ऐसी चीज़ों की लेंथ ये नापी जा सकती हैं। अब पोजीशन क्या होती है, डिस्क्राइबिंग पोजीशन। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमने लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है ये पढ़ लिया है। अब हम ये पढ़ेंगे कि पोजीशन क्या होती है। शुरू में जो लेंथ एंड मोशन, तो मोशन के लिए हमें पोजीशन को समझना जरूरी है, मोशन को समझने से पहले पोजीशन को समझना जरूरी है। हम यहाँ से पढ़ते हैं 5.5 डिस्क्राइबिंग पोजीशन। इससे पहले हमने जो भी टॉपिक्स थे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिए थे, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक्स के लिए आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं और पहले वाले सभी टॉपिक समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिस्क्राइबिंग पोजीशन।
तो ये पोजीशन क्या होती है, पहले ये पढ़ते हैं पोजीशन क्या होती है। पोजीशन मतलब जगह, जैसे ये कोई भी चीज़ यहाँ रखी है तो इसकी पोजीशन ये है, कोई चीज़ यहाँ रखी है इसकी पोजीशन ये है, कोई चीज़ यहाँ है तो इसकी पोजीशन ये है। तो इसमें हम पोजीशन के बारे में ही पढ़ेंगे। वन डे द टीचर इन्फॉर्म्स हर स्टूडेंट्स दैट शी हैज़ प्लान्ड एन एजुकेशनल विजिट टू अ नियर बाय गार्डन। एक दिन टीचर कहती है, बच्चों को इन्फॉर्म करती है कि उन्होंने प्लान किया है एक एजुकेशनल विजिट का। एजुकेशनल विजिट मतलब एजुकेशन के बारे में ही कुछ जानने के लिए जो विजिट की जाती है। और वो कहाँ जाएंगे, नज़दीक जो गार्डन है ना उसमें जाएंगे। जो इनकी टीचर है वो कहती हैं बच्चों को कि आप गार्डन में सीधे ही पहुंच जाना, सुबह सीधे ही पहुंच जाना, स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। दीपा एंड हर फ्रेंड्स स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोजर देन देयर स्कूल और फार्दर। तो दीपा और उसके फ्रेंड्स है ना वो डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि क्या गार्डन उनके स्कूल से नज़दीक पड़ेगा या दूर पड़ेगा। मतलब कि उनके घर से जितना स्कूल नज़दीक है उससे गार्डन दूर है या नज़दीक है। जैसे मान लीजिए ये दीपा का घर है और इससे इसका स्कूल यहाँ पर पड़ेगा, और मान लीजिए यहाँ पर गार्डन है, तो फिर ये तो गार्डन इसके स्कूल से नज़दीक पड़ा ना, स्कूल से पहले पड़ा। तो सब सोचते हैं कि क्या गार्डन उनके घर से स्कूल से ज़्यादा नज़दीक है या स्कूल से दूर है, मतलब स्कूल जितना ज़्यादा नज़दीक है। दीपा और उसके फ्रेंड्स डिस्कस करना शुरू करते हैं कि क्या गार्डन उनके घर की बजाय स्कूल से दूर है या नज़दीक है। वो सब डिस्कस करते हैं कि क्या उनका गार्डन स्कूल की बजाय नज़दीक पड़ेगा या दूर पड़ेगा। मतलब कि घर से वो स्कूल के लिए निकलते हैं, अब उनको सीधे ही गार्डन में पहुंचना है, तो वो स्कूल जितना दूर है या और भी ज़्यादा दूर पड़ेगा। तस्नीम एंड पद्मा से दैट गार्डन वुड बी क्लोजर। तस्नीम और पद्मा कहती हैं कि भी उनके लिए तो गार्डन नज़दीक पड़ेगा, स्कूल दूर पड़ता है, गार्डन पहले पड़ेगा। वाइल दीपा एंड अनीस फील दैट द स्कूल वुड बी क्लोजर। और दीपा और अनीस कहते हैं कि शायद स्कूल नज़दीक पड़ेगा, गार्डन के बजाय उनके लिए स्कूल नज़दीक पड़ेगा। हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस। हरदीप सोचता है कि स्कूल या फिर गार्डन दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है बस स्टैंड, यहाँ पर है स्कूल, यहाँ पर है दीपा का हाउस, यहाँ पर आनिस का है, यहाँ हरदीप का है, या तस्नीम का है, और यहाँ पद्मा का है, और यहाँ गार्डन है। तो देखिए सबसे पहले दीपा और उसके फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि स्कूल दूर पड़ेगा या गार्डन दूर पड़ेगा। तस्नीम और पद्मा कहते हैं कि गार्डन क्लोजर पड़ेगा, गार्डन नज़दीक पड़ेगा। तस्नीम और कौन है, तस्नीम और पद्मा। तो तस्नीम का हाउस ये है, तस्नीम का घर ये है, और पद्मा का ये है। तो देखिए गार्डन तो इनके बिल्कुल नज़दीक है, ये इसके पास है, लेकिन यहाँ से स्कूल दूर है और गार्डन नज़दीक है। तो तस्नीम और पद्मा कहते हैं कि हमारे लिए तो गार्डन नज़दीक पड़ेगा, तो हम स्कूल जाकर फिर गार्डन आएंगे तो ये तो दूर पड़ जाएगा। तो ये तो बड़ी खुश हुई थी क्योंकि इनके नज़दीक था गार्डन, इनके घर के नज़दीक था गार्डन। अब यहाँ पर जो दीपा और अनीस फील करते हैं कि स्कूल नज़दीक पड़ेगा। दीपा का घर ये है और आनिस का घर ये है, यहाँ पर ये आनिस का घर, ये दीपा का घर। तो इनके लिए तो स्कूल नज़दीक पड़ रहा है ना, स्कूल यहाँ से यहाँ तक, गार्डन तो बहुत दूर पड़ेगा, गार्डन दूर पड़ रहा है लेकिन स्कूल नज़दीक पड़ता है। तो दीपा और अनीस के लिए स्कूल नज़दीक पड़ेगा, गार्डन दूर पड़ेगा। हरदीप सोचता है कि उसके लिए तो दोनों बराबर हैं, वो इधर स्कूल में जाता था, यहाँ स्कूल जाता था, अब उसको गार्डन जाना पड़ेगा, तो दोनों इसके लिए तो नज़दीक हैं। हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस। तो देखिए जैसे ये हरदीप का हाउस है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये इसके लिए डिस्टेंस है, हरदीप के घर से गार्डन तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक हरदीप के घर से स्कूल तक का डिस्टेंस। लोकेशन ऑफ बस स्टैंड, स्कूल, गार्डन एंड हाउसेज ऑफ दीपा एंड हर फ्रेंड्स, ये इनकी लोकेशन है। लोकेशन मतलब कहाँ पर इनका घर स्थित है, कहाँ पर बस स्टैंड है, कहाँ पर स्कूल है, ये सब दिखा रखा है। हु डू यू थिंक इज करेक्ट, अब कौन सही है ये बताइए। देखिए सभी सही है अपनी जगह, तो कि कौन सा नज़दीक पड़ेगा कौन सा दूर पड़ेगा, तो सब ने अपने हिसाब से नज़दीक और दूर सही बताया है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, देन वाई आर देयर ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट, तो सभी सही हैं लेकिन
उनके ऑब्जर्वेशन अलग अलग क्यों हैं? ऑब्जर्वेशन अलग होने का मतलब कि तस्नीम और पद्मा कहते हैं कि गार्डन वुड बी क्लोजर। तस्नीम और पद्मा कहते हैं कि गार्डन उनको नज़दीक पड़ेगा। दीपा और आनिस कहते हैं स्कूल नज़दीक पड़ेगा। और हरदीप कहता है उसके लिए तो दोनों बराबर पड़ेंगे। देखिए सभी अपनी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है अलग अलग क्यों है? किसी के लिए दूर है स्कूल, किसी के लिए गार्डन दूर है, किसी के लिए स्कूल नज़दीक है, किसी के लिए गार्डन नज़दीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन अलग अलग क्यों हैं? दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउस। देखिए वो अपने घर से उनको लोकेट कर रहे हैं, अपने घर को मेन पॉइंट मान रहे हैं, अपने घर से देख रहे हैं कि स्कूल कितनी दूर है और गार्डन कितनी दूर है। इफ़ इंस्टेड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेम ऑब्जेक्ट और सेम पॉइंट से द बस स्टैंड, देन देयर ऑब्जर्वेशन वुड हैव बीन सेम। देखिए अगर सभी अब तो अपने अपने घर से लोकेट कर रहे हैं, अपने अपने घर से देख रहे हैं कि स्कूल नज़दीक पड़ेगा या गार्डन नज़दीक पड़ेगा, लेकिन वो अगर एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से या सेम ऑब्जेक्ट से अगर देखते, जैसे कि मान लीजिए बस स्टैंड मान लेते हैं, अगर वहाँ से देखते तो फिर उनकी ऑब्जर्वेशन सेम आती। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए ये बस स्टैंड है, यहाँ से ये जो गार्डन है ये सबके लिए सेम पड़ेगा बस स्टैंड से। ये नहीं कि पहले घर से बस स्टैंड आए, बस स्टैंड से लगाएंगे, बस स्टैंड से गार्डन सेम डिस्टेंस पे पड़ेगा सबके लिए। या फिर स्कूल से लगा लीजिए, स्कूल से गार्डन सेम डिस्टेंस पे पड़ेगा सबके लिए। तो इस स्कूल एंड स्कूल ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पॉइंट जहाँ से कोई और लोकेशन सबके लिए सेम हो उसको बोलते हैं ओरिजिन। जैसे कंपेयर किया जाए, जैसे स्कूल से इसका डिस्टेंस सबके लिए सेम है तो स्कूल ओरिजिन है। बस स्टैंड से इसका डिस्टेंस सबके लिए सेम। When the distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called reference point. When distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called reference point. वो पॉइंट जिससे ये माना जाता है कि कोई भी चीज़ इससे कितनी दूर है, कितनी पास है। कोई भी एक पॉइंट लेते हैं हम या कोई भी एक जगह लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई कोरियर मंगाते हैं तो कोरियर वाले को आप कोई पॉइंट बताते हो कि यहाँ से 2 किलोमीटर है, यहाँ से आधा किलोमीटर है, या यहाँ से लेफ्ट है, यहाँ से राइट है। मान लीजिए आपके घर के पास में एक मंदिर है, तो आप कहोगे मंदिर से लेफ्ट साइड में, मंदिर से राइट साइड में, कि आप नॉर्थ साइड से आना सीधे और वहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर से लेफ्ट साइड में या मंदिर से राइट साइड में। तो इस तरह से आप बताओ तो ओरिजिन हुआ मंदिर, जहाँ से डिस्टेंस बताया जाता है। कोई भी एक पॉइंट या कोई भी एक ऑब्जेक्ट जहाँ से किसी भी चीज़ की लोकेशन बताई जाती है तो वो होता है रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए कोई पूछे कि आपका घर किस तरफ पड़ता है, तो आप ये कहोगे कि मेरा घर जो स्कूल है ना, स्कूल से लेफ़्ट में जाएंगे, फिर उससे राइट में चले जाएंगे, वहाँ पर पड़ेगा। उससे 4-5 कदम लेफ़्ट में जाएंगे, फिर एक गली आएगी, उसमें मुड़ जाना, वहाँ पर कोने पर है मेरा घर। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? स्कूल हुआ, क्योंकि हम स्कूल से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, स्कूल से ही बता रहे हैं कि कितना डिस्टेंस और किस तरफ मुड़ना है, किस डायरेक्शन में है। व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, तो हम किसी फिक्स ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट से किसी और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताते हैं तो उस फिक्स पॉइंट या फिक्स ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, हरदीप टेल्स हिज फ्रेंड्स एक्साइटेडली, लेट अस ऑल गो टू द प्लेग्राउंड। कुछ दिन बाद हरदीप कहता है चलो प्लेग्राउंड में चलते हैं, अपने दोस्तों को कहता है एक्साइटमेंट के साथ। द स्पोर्ट्स टीचर वांट्स अस टू हेल्प हर टू ड्रॉ लाइन्स विद चूना पाउडर या लाइमस्टोन पाउडर फॉर मार्किंग द कबड्डी कोड फॉर द स्पोर्ट्स डे। तो स्पोर्ट्स डे आने वाला है और जो स्पोर्ट्स टीचर है ना, उनको हेल्प चाहिए, इनकी हरदीप और उसके फ्रेंड्स की हेल्प चाहिए। किस लिए? चूना पाउडर से लाइंस बनानी है, ऐसे कबड्डी का ग्राउंड बनाना है चूना पाउडर से, इस तरह से। तो उसके लिए हेल्प चाहिए। पद्मा कहती है वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरमेंट टेप, तो इसके लिए तो हमें एक टेप चाहिए, एक फीता भी चाहिए लंबा सा। लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम,
चलो हम इसे स्पोर्ट्स रूम से ले लेते हैं फीते को, क्योंकि फीते से नापेंगे ना कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए क्रिकेट के ग्राउंड की। दीपा कहती है लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच वी विल मेजर द डिस्टेंस टू स्टार्ट ड्राइंग। तो देखिए मान लीजिए एक साइड उसे 10 फुट लेनी है, तो कहाँ से शुरू करेंगे मापना, कहाँ से शुरू करेंगे वो, तो किसी एक पॉइंट से शुरू करेंगे ना मापना। लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट, तो हम पहले एक पॉइंट मान लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट माना, यहाँ से फिर इस तरफ मेजरमेंट ली है, फिर यहाँ पर एक पॉइंट बन गया, फिर इस तरफ ली है, इससे इतना, फिर इससे इतना, तो एक पॉइंट जरूर मानना पड़ेगा पहले। तो इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। एक पॉइंट जरूर मानना पड़ेगा जिससे कि डिस्टेंस, फिर जिससे कि मेजरमेंट स्टार्ट करनी है और वहाँ से फिर ड्रॉ करना शुरू करना है। वी विल मेजर द डिस्टेंसेस टू स्टार्ट ड्रॉइंग द लाइन्स, लेट अस कॉल दिस आवर रेफरेंस पॉइंट। तो इसको हम फिर अपना रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। दीपा क्या कहती है लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट, हम एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं ग्राउंड पर, फ्रॉम विच वी विल मेजर द डिस्टेंसेस टू स्टार्ट ड्रॉइंग द लाइन्स, हम जहाँ से लाइन्स बनानी शुरू करेंगे। लेट अस कॉल दिस आवर रेफरेंस पॉइंट। तो देखिए अब इसको रेफरेंस पॉइंट का पता लग गया ना दीपा को कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो फिर ये कहती है कि एक रेफरेंस पॉइंट हम चूज कर लेते हैं जहाँ से हम डिस्टेंस लेनी शुरू करेंगे, यहाँ से मेजर करनी शुरू करेंगे, यहाँ से इतना डिस्टेंस है, यहाँ से इतना डिस्टेंस है, इस तरह से। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये है इनके स्पोर्ट्स टीचर, ये है स्पोर्ट्स टीचर, और यहाँ से देखिए, यहाँ से इन्होंने ये ग्राउंड बनाना शुरू किया है, ये कबड्डी का ग्राउंड, कबड्डी कोर्ट बोलते हैं जिसे, है ना। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से इधर लाइन लगाना शुरू करेंगे ना ऐसे, और फिर ये, तो ये रेफरेंस पॉइंट माना है, यहाँ से शुरू करेंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, पद्मा वॉज ट्रैवलिंग बाय बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली। पद्मा बस से ट्रैवल करती है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रही थी दिल्ली, दिल्ली जाना था उसे। उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा दादी दिल्ली में रहते हैं और पद्मा फिर उनसे मिलने के लिए जा रही थी। शी वॉज एगर टू रीच दिल्ली एंड वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन ऑन द साइड ऑफ द रोड। वो दिल्ली पहुंचने के लिए काफ़ी उत्सुक थी, दिल्ली पहुंचने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। एंड वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन ऑन द साइड ऑफ द रोड, और रोड के साइड में इस तरह के पत्थर आ रहे थे बार बार, इस तरह के स्टोन है ना, वो आ रहे थे। जैसे इस पर लिखा है दिल्ली 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर दूर है। On one of the kilometer stone it was written Delhi 70 kilometers. Further on, आगे फिर उसने एक और पत्थर देखा, next kilometer stone read दिल्ली 60 किलोमीटर। उसके बाद एक और पत्थर आया 60 किलोमीटर, दिल्ली 60 किलोमीटर दूर है, ये लिख रखा था। each kilometer stone indicated that she was getting closer to her grandparents house। तो सभी जो ये ना पत्थर, इनको देख देख कर ऐसा लग रहा था कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर के नज़दीक 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 जाती जा रही है। दीज किलोमीटर स्टोन्स, इनको किलोमीटर स्टोन्स बोलते हैं, इन पर किलोमीटर लिखा रहता है ना, इनको किलोमीटर स्टोन्स बोलते हैं। दीज किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेटेड हर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। इन किलोमीटर स्टोन्स से ये पता लगता है कि दिल्ली कितनी दूर है। सो दिल्ली इज रेफरेंस पॉइंट इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में जो दिल्ली है ना, दिल्ली वो रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि ये पता कर रहे हैं कि दिल्ली कितनी दूर है। रेफरेंस पॉइंट दिल्ली, दिल्ली से कंपैरिजन किया जा रहा है कि दिल्ली कितनी दूर है यहाँ से। यहाँ पर देखिए, ये है दिल्ली, इंडिया गेट है ना, दिल्ली में इंडिया गेट है। पद्मा यहाँ से चलना शुरू करती है, मान लीजिए इसका घर यहाँ पर है, पद्मा का घर यहाँ पर है, यहाँ से शुरू करती है तो ये 70 किलोमीटर रह गया, फिर रह गया 60 किलोमीटर, यहाँ पर पहुँच गई है, फिर पद्मा यहाँ पर पहुँच गई, फिर पद्मा यहाँ पर पहुँच गई, फिर यहाँ पर पहुँच गई है, फिर यहाँ पर पहुँच गई है, फिर यहाँ पर पहुँच गई है, यहाँ पर पहुँच गई है, फिर दिल्ली पहुँच गई है। दिल्ली पहुँच गई तो दिल्ली 0 किलोमीटर। तो ये है किलोमीटर स्टोन्स। और दिल्ली से कंपैरिजन किया है ना, देखिए ये जो यहाँ पर जो भी जगह है, यहाँ पर जो भी जगह है वो दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जो भी जगह है, जो भी प्लेसेज है यहाँ पर, वो दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जो भी प्लेसेज है, जो भी शहर है, जो सिटी है, ये दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से दिल्ली से इनका कंपैरिजन किया है। तो दिल्ली क्या है? रेफरेंस पॉइंट। दिल्ली क्या है? रेफरेंस पॉइंट इन दिस सिचुएशन। इफ़ द किलोमीटर स्टोन रीड्स
दिल्ली 70 किलोमीटर। अगर किलोमीटर स्टोन पर ये लिख रखा है दिल्ली 70 किलोमीटर एज सोन इन द फिगर, वी कैन से दैट द पोजिशन ऑफ द पद्मा इज 70 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, कि पद्मा की पोजीशन 70 किलोमीटर है दिल्ली से। व्हेन द किलोमीटर स्टोन रीड्स दिल्ली 60 किलोमीटर, द पोजीशन ऑफ द पद्मा इज 60 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पर देखिए, व्हाट डू सच किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेट, ये जो किलोमीटर स्टोन्स है ना, ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये किसी भी जगह की पोजीशन के बारे में बताते हैं कि कोई भी जगह किसी दूसरी जगह से कितने किलोमीटर्स दूर है। हाउ कुड पद्मा कंक्लूड दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर डेस्टिनेशन, तो ये किलोमीटर स्टोन्स है ना, इनको देख देख कर उसको पता लग रहा था कि वो कितनी दूर है अपनी डेस्टिनेशन से, जहाँ पर उसको जाना है उस जगह से वो कितनी दूर है, इन किलोमीटर स्टोन्स को देखकर उसको पता लगता गया। डज दिस मीन दैट द पोजिशन ऑफ द पद्मा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम, तो देखिए टाइम के हिसाब से ये जो पोजीशन है पद्मा की वो चेंज हो रही थी। पहले पद्मा 70 किलोमीटर दूर थी, फिर 60, फिर 50, 40, 30, 20 और 10 और फिर दिल्ली पहुंच गई 0 किलोमीटर। यानी जो पद्मा है ना, पद्मा उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ये चेंजिंग विद टाइम। व्हेन डज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कब चेंज होती है, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कब चेंज होती है, तो कब चेंज होती है, जब वो मूव करता है, मूवमेंट करता है। मान लीजिए यहीं पर पद्मा यहीं पर रहती है अपने घर में, अपने घर में रहती, तो फिर उसकी पोजीशन चेंज थोड़ी होती, वो तो यहाँ से 70 किलोमीटर ये है और उससे कुछ किलोमीटर दूर उसका घर होगा, तो वो तो यहीं पर रहती ना। व्हेन डज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कब चेंज होती है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। डज इट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, क्या वो जब चेंज होती है जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है। यस, जब ऑब्जेक्ट मोशन करता है, मूवमेंट करता है, तो फिर उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलकर ऐसे ऐसे घूमकर चलकर यहाँ पर आ गया है तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, यहाँ से जाकर यहाँ आ गया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ से जाकर यहाँ आ गया इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक इसने मूवमेंट करी, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसने मूवमेंट करी। तो यहाँ से आपको पता लग गया ना कि पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कि पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। किसी रेफरेंस पॉइंट से हम कंपेयर करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो उसकी पोजीशन पता लग जाती है। मान लीजिए घर में आपकी कोई बुक है ना, मिस हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, और आपकी मदर कुछ काम कर रही है, वो बताती हैं कि आपकी बुक यहाँ रखी है, तो कहेंगे कि जो टेबल है ना, जो टेबल है उसके पास रखिए, टेबल है ना उसके पास रखी है। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, टेबल। मान लीजिए वो यूँ कहती हैं कि दूसरे रूम में, ड्राइंग रूम में रखी है, ड्राइंग रूम में रखी है, तो ड्राइंग रूम में कहाँ पर रखी है, कॉर्नर है ना, कॉर्नर उसमें, वहाँ पर एक मेज पड़ी है उसके ऊपर रखी है। तो देखिए मेज, ड्राइंग रूम में मेज पड़ी है उसके ऊपर रखी है, तो यहाँ पर ड्राइंग रूम हो गया रेफरेंस पॉइंट। तो इस तरह से रेफरेंस पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता देते हैं, और रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी बोला जाता है, ओरिजिन। अब हम पढ़ते हैं मूविंग थिंग्स। मूविंग थिंग्स क्या होती हैं, अभी मैंने बताया कि जिन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन चेंज होती है वो मूविंग थिंग्स होती है। वो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर गया तो मूविंग थिंग्स होती हैं, मतलब जो चलती फिरती रहती हैं वो थिंग्स होती हैं, ये वो चीज़ें जो चलती फिरती रहती हैं। एक्टिविटी 5.2 है, लेट अस एक्सप्लोर। लुक अराउंड एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन एंड 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन रेस्ट। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो मोशन में रहते हैं, जो चलते फिरते रहते हैं, उनकी हमें लिस्ट बनानी है। 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं, और कुछ 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने जो रेस्ट में रहते हैं, मतलब वो फिक्स रहते हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। टेबल 5.3 बनानी है, टेबल 5.3 की तरह एक टेबल बना लेनी है और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन उसमें लिखनी है। थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट वाज इन मोशन और रेस्ट। तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं, कैसे डिसाइड करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है। राइट योर एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन लिखना है कि भाई आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो इस तरह की टेबल बना लेनी है। ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड यू, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन,
जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो यहाँ पर लिख लेने हैं और इसका रीज़न लिखना है कि आपने उसको मोशन में क्यों समझा है, मोशन में यहाँ पर क्यों लिखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स इन मोशन यहाँ पर ये क्यों लिखा है, ये रीज़न लिख देना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में रहते हैं वो यहाँ पर लिखना है और क्यों लिखा है यहाँ पर लिख देना है इसका रीज़न। जैसे कि काव ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय घास चर रही है तो ये मोशन में है ये। और यहाँ पर जो ट्री है, ट्री पेड़ जो है वो रेस्ट में, पेड़ कभी चलता थोड़ी है। तो फिर जो आपने गाय है ना, गाय तो मोशन वाले कॉलम में लिखा है और जो ट्री है ना, ट्री वो रेस्ट वाले कॉलम में लिखा है। तो ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि गाय जो ना, गाय वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, चेंजिंग पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये लिखेंगे, ये ट्री रिमेन्स स्टेशनरी, ट्रीज डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो इसलिए वो रेस्ट में है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। तो इस तरह और ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख लेने हैं और जो मोशन में है उनका यहाँ पर नाम लिख देना है, जो रेस्ट में रहते हैं उनका यहाँ पर लिख देना है। कंपेयर एंड एनालाइज योर जस्टिफिकेशन, कंपेयर करना है और अपने जो आपने इसमें रीजन लिखना है ना, उनको एनालाइज करना है। हाउ कैन वन डिसाइड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट, कोई भी पर्सन कैसे कह सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो यहाँ पर देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहा जाएगा, इफ़ इट्स पोजिशन चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। तो मैंने ऊपर बताया ना, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहा जाएगा, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ साथ। तो देखिए टाइम तो चलता रहता ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 बजे ये यहाँ पर था, 9:30 बजे यहाँ पर आ गया, तो टाइम के साथ साथ इसने पोजीशन भी चेंज कर ली है, तो वो हो गया मोशन में। और टाइम के साथ जो पोजीशन चेंज ना करे वो होता है रेस्ट में। तो ये मैंने पहले यही बता दिया था, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था ना। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद द टाइम। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो ये रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई गाय है, गाय यहाँ पर, यहाँ पार्क में गाय चर रही है यहाँ पर, है ना। तो हम ये देखते हैं कि ये गाय है ना, यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर गई, इधर गई, इधर गई, तो ये हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो ये पॉइंट हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है और इसके रेस्पेक्ट में कभी वो यहाँ जा रही है, कभी 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 यहाँ जा रही है। तो फिर हमें ये पता लगता है कि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। लेकिन मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ खड़ा है एक जगह और उसके पास एक घर है, मान लीजिए ये एक पेड़ है और उसके पास एक मकान है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो है ना, मकान के पास ये पेड़ हमेशा ऐसे ही इतनी ही दूरी पर खड़ा रहता है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मकान से इतनी ही दूरी पर है, ये मकान से इतने ही डिस्टेंस पर है, ये अपनी जगह चेंज नहीं करता है। तो इसका मतलब ये स्टेशनरी है, या फिर ऐसे कहेंगे कि ये रेस्ट में है। दीपा लुक्ड अराउंड हर इन द बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर्स वर सीटेड। देखिए दीपा है ना, बस में बैठकर अपने दादा दादी के पास जा रही थी, तो वो बस के अंदर देख रही थी कि सभी पैसेंजर है ना, जो वो आराम से बैठे थे, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे थे। शी लुक्ड अराउंड अगेन आफ्टर अ मिनट एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर सीट्स। वो बार बार बाद में भी वो बार बार देख रही थी ना, तो वो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। सी वंडर्ड, उसको अचंभा हुआ। आर दे मूविंग, क्या वो मूविंग में है, मतलब क्या वे मूव कर रहे हैं, मोशन में है या फिर रेस्ट में है। सी कंक्लूडेड दैट द पोजिशन ऑफ द पैसेंजर वाज नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो उसने फिर क्या कंक्लूजन निकाला, देखिए टीचर ने बता दिया ना कि रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट अगर पोजीशन चेंज होती तो मोशन में होते हैं, अगर पोजीशन चेंज नहीं होती तो रेस्ट में है। तो फिर उसने कंक्लूजन निकाला, द पोजीशन ऑफ द पैसेंजर्स वाज नॉट चेंजिंग विद टाइम, कि उनकी पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही, देयरफॉर दे वर सर्टेनली एट रेस्ट, तो इसका मतलब रेस्ट में है। हाउएवर व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड, लेकिन उसने जब बाहर देखा, सी फेल्ट दैट दे वर इन मोशन एज देयर पोजीशन वर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स आउटसाइड। लेकिन जब वो बस से बाहर देखती है तो ऐसा लगता है उसे कि उसकी बस तो इस तरफ जा रही है और बाहर जो घर हैं या फिर जो पेड़ है या फिर कोई भी आदमी है, वो ऐसा लग रहा था कि इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ, वो इससे उल्टे जा रहे हो, बस इधर जा रही है, ये सब इधर जा रहे हैं। तो फिर उसे ये लगा कि जो पैसेंजर्स और जो दीपा है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, देयर पोजीशन वर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स आउटसाइड। जो
जो बाहर जो चीज़ें हैं उनके रेस्पेक्ट में उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर वो अंदर अंदर बस में देखती है तो फिर वो सभी बैठे नज़र आते हैं, लेकिन बाहर की तरफ देखती है तो ऐसा लग रहा है कि सभी जो है और जो चीज़ें जो बाहर हैं, बस से बाहर हैं, वो सभी इधर की तरफ जा रही हैं और बस इधर जा रही है। पहले बस है ना पेड़ के नज़दीक नज़र आ रही थी, ये पेड़ है, पहले बस इसके नज़दीक नज़र आई, फिर थोड़ी दूर गई, फिर और दूर गई तो पेड़ दूर चला गया। तो बाहर देखने पर उसको अपनी पोजीशन चेंज होती हुई नजर आई और अंदर देखने पर उसको अपनी पोजीशन चेंज नहीं लगी। द रेफरेंस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और इन मोशन। तो अब हम फिर क्या कहेंगे, जो पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट में है या फिर मोशन में, तो उसके लिए फिर हम एक रेफरेंस पॉइंट देखते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं फिर हम। इफ़ दीपा कंसिडर्ड हर सेल्फ और द बस एज द रेफरेंस पॉइंट, अगर वो अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मानती है, अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मानती है, तो जो पैसेंजर्स है ना वे सब रेस्ट में है, क्योंकि दीपा जहाँ पर थी, दीपा मान लीजिए यहाँ ये सीट है, ये ऐसे ये सीट है, ये बस की सीटें हैं ऐसे, और यहाँ पर बैठी है दीपा, यहाँ पर दीपा बैठी है। तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में जो और लोग बैठे हैं और पैसेंजर्स जो बैठे हैं ना, और पैसेंजर्स, तो वो सभी ऐसे ही बैठे नजर आए इसको, ऐसे ही। तो यहाँ दीपा अगर अपने आप को ओरिजिन मानती है या रेफरेंस पॉइंट मानती है, रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन, दीपा अगर अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मानती है या फिर ओरिजिन मानती है, तो देखिए ये जो है ये भी इससे इतना डिस्टेंस पर है, ये भी इससे इतना ही डिस्टेंस पर रहेगा जब तक वो दिल्ली तक नहीं पहुंच जाती है। तो जब ये अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मानती है तो जो पैसेंजर है ना, जो पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट में होंगे। हाउर इफ सी कंसिडर एनी ऑब्जेक्ट, और अगर बस से बाहर किसी और ऑब्जेक्ट को अगर वो रेफरेंस पॉइंट मानती है तो फिर ये मोशन में है। इफ सी कंसिडर एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस, से अ बिल्डिंग, मान लीजिए कोई बिल्डिंग मान लेते हैं, मान लीजिए इसके पास यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग मान लेते हैं, ये बिल्डिंग है मान लीजिए, इसको अगर रेफरेंस पॉइंट मानती है इसको, तो फिर ये बस है ना, देखिए पहले इसके नज़दीक है, फिर ये दूर जा रही है, फिर और दूर जा रही है, फिर और दूर जा रही है, इस वाली बिल्डिंग से और दूर जा रही है, तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ये माना है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है ना चेंज हो रही है, बस की पोजीशन भी चेंज हो रही है, बस में बैठे जो पैसेंजर हैं उनकी भी पोजीशन चेंज हो रही है। तो इफ़ सी कंसिडर एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस और से बिल्डिंग एज द रेफरेंस पॉइंट, देन द पैसेंजर एंड द बस वर इन मोशन, फिर वो मोशन में, जिसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर बदलती है तो फिर वो मोशन में है। और अगर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदलती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की या किसी भी एनिमल की अगर पोजीशन नहीं बदलती, फिर वो रेस्ट में है। थिंक इट, और इस पर सोचें। सपोज यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ शिप, आप किसी जहाज में ट्रैवल करते हैं, विच इज मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन काम सी, मतलब समुद्र में कोई जहाज चल रहा है और उसमें आप बैठे हैं और वो कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब एक ही स्पीड से वो जहाज चल रहा है, उसकी स्पीड बदल नहीं रही है, चेंज नहीं हो रही है। सपोज देयर इज नो विंडो, और उस जहाज में कोई विंडो भी नहीं है बाहर देखने के लिए। इज देयर एनी वे दैट यू कैन डिटरमाइन वेदर द शिप इज मूविंग और इज स्टेशनरी, तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे कि जो जहाज है ना वो मूव कर रहा है, मोशन में है या फिर रेस्ट में है। देखिए जहाज में अगर कोई भी खिड़की नहीं है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से वो जहाज चल रही है, मतलब एक जैसी स्पीड से अगर जहाज चलती है, तो फिर ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे ये पता लग जाए कि जहाज मूविंग है या फिर स्टेशनरी। तो फिर ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि हमें कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, बाहर देखकर ही हमें रेफरेंस पॉइंट मिलेगा ना। जैसे बस में हमने देखा, जो बस के अंदर जो लोग हैं वो तो सभी हमें रेस्ट में दिख रहे थे, बस में जो भी लोग हैं या बस में जो भी चीज़ें हैं वो सभी तो हमें रेस्ट में दिख रहे थे ना। लेकिन जब दीपा ने बाहर देखा तो फिर ऐसा लग रहा था कि जो बस है ना वो चल रही है, तो उसको रेफरेंस पॉइंट मिल गया था ये घर, ये बिल्डिंग। तो यहाँ पर देखिए बाहर देखने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, तो फिर पता ही नहीं लगेगा कि जो शिप है ना वो चल रही थी या फिर रुकी हुई थी।
5.7 टाइप्स ऑफ मोशन। इससे पहले हमने ऑटोपिक्स पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, पोजीशन बदलता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ से हम देखेंगे कि ये इतनी दूरी पर है, फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो इधर चला गया है, इसके इस तरफ, इस डायरेक्शन में, तो फिर हमें पता लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो मोशन में है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन भी कई तरह के होते हैं। इसके लिए एक्टिविटी पढ़ते हैं। टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। हमें कोई भी इरेजर लेना है और एक हाइट से इसको छोड़ देना है नीचे, तो हम ये देखेंगे इसका मोशन कैसा है, मतलब ये नीचे की तरफ आता जाएगा ना, तो फिर इसका मोशन देखेंगे ये कैसा है। ऑब्जर्व इट्स मोशन, इसके मोशन को ऑब्जर्व करना है। डज इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है? हाँ, जब नीचे गिराते हैं तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री डज इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई भी ऑरेंज पेड़ से गिरती है तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है? हाँ, वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड? रिपब्लिक डे की जो परेड हमने देखी होगी, तो उसमें जो मार्च पास्ट करते हैं स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द परेड, डू दे मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, क्या वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं? हाँ, वो बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहते हैं। व्हेन अ हैवी बॉक्स इज पुश्ड, हैवी बॉक्स को जब धक्का लगाया जाता है, हैवी बॉक्स को जब धक्का लगाया जाता है तो फिर क्या ये जो हैवी बॉक्स है ये इट में ऑल्सो मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है? हाँ, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, तो उसके मोशन को क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग्स, तो अपने सराउंडिंग्स में, अपने चारों तरफ ये देखेंगे कि लीनियर मोशन कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स करते हैं, या लीनियर मोशन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मोशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको गिराया है, इसको इरेजर को गिरा दिया है, तो देखिए सीधा सीधा ये नीचे गिर रहा है। इसको धक्का मारेंगे तो सीधा सीधा इधर सरक जाएगा। ये ऑरेंज गिर रही, बिल्कुल सीधी गिर रही नीचे, और ये भी बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे हैं। तो ये सभी लीनियर मोशन के एग्जाम्पल हैं। लीनियर मोशन के एग्जाम्पल 4 तो ये हो गए, ये सभी लीनियर मोशन के एग्जाम्पल हैं। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हैं। यू माइट हैव एन्जॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड्स, आप झूले पर झूलते होंगे और मैरी गो राउंड्स भी एक झूला होता है उस पर झूलते होंगे। आर दीज टाइप ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर, तो क्या ये मोशन जो है ये भी लीनियर मोशन है, मतलब इसमें भी सीधे सीधे चलते रहते हैं क्या? तो क्या इसमें भी सीधे सीधे मोशन होता है? ये देखते हैं हम। लेट अस इन्वेस्टिगेट, हम देखते हैं। टाई एन इरेजर, एक इरेजर को बांधना है या फिर एक पोटैटो को बांधना है। टू एन एंड ऑफ द थ्रेड, एक धागा लेना है और उस पर एक साइड एक पोटैटो बांध लेना है या फिर एक इरेजर बांध लेना है। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, और इस एंड को पकड़ लेना है विद योर हैंड एंड रील इट, और इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे 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 घुमाना है, ऐसे यहाँ पर खड़े होकर ऐसे, और इसको लेकर एक थ्रेड और ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे इस चक्कर लगवाना है। ऑब्जर्व इट्स मोशन, तो इसके मोशन को ऑब्जर्व करना है। इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज दैट ऑफ द मैरी गो राउंड, तो क्या जो ये ऑब्जेक्ट है इसका जो मोशन है मैरी गो राउंड की तरह ही है? मैरी गो राउंड एक झूला होता है जिसको हिंडोला बोलते हैं, हिंडोला, तो हिंडोले के मोशन के जैसा है क्या ये? इस इरेजर का जो मोशन है क्या हिंडोले के मोशन के जैसा है? When an object moves along the circular path, its motion is called circular motion. जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, मान लीजिए हम यहाँ से चलने लगे, यहाँ से ऐसे ऐसे दौड़ते रहे, ऐसे ऐसे दौड़ते रहे इस टाइप से, तो हमारा जो मोशन होगा ना वो सर्कुलर मोशन होगा। जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, ऐसे ऐसे घूमता है ऐसे, तो सर्कुलर मोशन होता है उसका मोशन। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करती हैं। यहाँ पर ये पोटैटो बांध लिया, ये इरेजर बांध लिया ना, तो ऐसे ये घुमाए, तो यहाँ पर देखिए ये जो पाथ है ना, ये पाथ
ये सर्कुलर पाथ है, तो ये जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन हुआ। इसमें जो ये इस टाइप का झूला है ना, इसको बोलते हैं मैरी गो राउंड या फिर हिंडोला बोलते हैं इस झूले को। तो ये भी देखिए यहाँ ऐसे ये जो घोड़े हैं ना, ये ऐसे ऐसे घूमते चले जाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ में, तो ये मोशन भी सर्कुलर मोशन हुआ। 5.5 लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। टाई एन इरेजर और पोटैटो टू वन एंड ऑफ द थ्रेड। पहले की तरह ही एक थ्रेड लेंगे, उस पर ये इरेजर या फिर एक पोटैटो बांध लेंगे। हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड। उसको लटका देंगे ऐसे, इसको इरेजर को ऐसे लटका देंगे। कीप योर हैंड स्टडी। अपने हाथ को है ना हिलाना नहीं है। यूजिंग द अदर हैंड। दूसरे हाथ को यूज करके, दूसरे हाथ का यूज करना है। टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज। देखिए एक धागा लेना है और उस पर ये जो इरेजर है ना ये लटका देना है और दूसरे हाथ से ऐसे खींचकर ऐसे अपनी तरफ खींचना है और फिर छोड़ देना है। तो देखिए ये इस तरह से जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। तो डज इट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो। तो क्या ये जो इरेजर है ना ये टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देता है। टू एंड फ्रो का मतलब पहले ये बीच में था ना, ऐसे बीच में था, तो एक बार इधर आया फिर इधर आया। पहले ये हमारी तरफ टू का मतलब अपनी तरफ आया, फिर ये दूर गया। टू एंड फ्रो ऐसे 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 ये बार बार आता जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उस मोशन को क्या कहते हैं? ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। इज इट्स मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ द स्विंग। तो इसका मोशन जो है ना झूले की तरह है ना, झूले की तरह। ये झूला है, इसमें भी ऐसे ही मोशन होता है ना। पहले ये झूला बीच में था, फिर इसको हम पीछे की तरफ बैठकर पीछे की तरफ खींच, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे। तो ये टू एंड फ्रो मोशन हुआ। इस तरह के मोशन को ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन मैंने बताया ना, पहले ये बीच में था ऐसे, इसका जो झूला था ना पहले ये ऐसे, इसकी पोजीशन ये थी, ये और फिर ये इधर आता है और फिर इस पर बैठकर हम पीछे जाते हैं और फिर आगे आता है, फिर पीछे जाते हैं, फिर आगे आते हैं। तो ये टू एंड फ्रो मोशन हुआ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन इट्स मोशन इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। तो इस तरह के मोशन को ओसिलेटरी मोशन कहा जाता है। तो हमने पहले क्या पढ़ा? सर्कुलर मोशन पढ़ा। अब हमने पढ़ा ओसिलेटरी मोशन। एक्टिविटी 5.6 है लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब और इन्वेस्टिगेट करते हैं हम। टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप। एक मेटल स्ट्रिप लेनी है ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एक धातु की पत्ती लेनी है, मेटल स्ट्रिप। होल्ड इट्स वन एंड प्रेस्ड टू आ टेबल। और एक टेबल पर इसका वन एंड है ना, एक एंड, एक सिरा प्रेस कर देंगे, मतलब किसी चीज़ से दबा देंगे। यू मे यूज अ फ्यू बुक्स और ब्रिक टू होल्ड इट। तो ऐसे ऐसे इसको, इस पत्ती को इस तरह से इसके नीचे रख देंगे, किताबों के नीचे ऐसे ऐसे रख देंगे। प्रेस द फ्री एंड। और इस एंड को ना इसको नीचे दबाएंगे, इस वाले एंड को नीचे की तरफ दबाएंगे, इस तरह से नीचे दबाएंगे। प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो। और फिर हम देखेंगे ये अगर इसको नीचे दबाएंगे या फिर हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे या फिर नीचे की तरफ दबाएंगे। तो देखिए मान लीजिए हमने ऊपर की तरफ खींचा इसको, तो फिर ये अपने आप ही नीचे जाएगी, ऐसे 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 वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेट ऐसे, कभी ऊपर आएगी कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर आएगी कभी नीचे। देखिए यहीं पर करेगी। मैं बार बार ऐसे करती हूँ ना, ऐसे थोड़ा आगे आगे चले जाता है ताकि आपको दिखाई दे। अगर इसी पर बार बार ऐसे करती रहूँगी ऐसे ऐसे, तो दिखाई कम देगा। तो ये जो है ना पहले ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर वापस ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे आएगी। इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले मिडल पोजीशन ये थी ना, पहले ये बीच में थी ये ऐसे, अब इधर गई, फिर ये इधर गई, फिर ये वापस इधर गई, फिर ये इधर गई। तो ये टू एंड फ्रो मोशन हुआ ना। डज इट मूव अप एंड डाउन। क्या ये अप डाउन मूव करती है? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओसिलेटरी मोशन। तो देखिए ये ऐसे ही मोशन हुआ ना, इस तरह का, इसी तरह का तो मोशन हुआ, ये इसी तरह का ऐसे, इस तरह का मोशन हुआ नहीं है। तो ये भी ओसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। ओसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है ये, ओसिलेटरी मोशन ऑफ अ मेटल स्ट्रिप। इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पाथ जो है ना वो रिपीट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पाथ, अपना रास्ता रिपीट करता है किसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। ये मान लीजिए एक झूला है, इसके ऊपर कोई भी बैठा है और
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले ये इस तरफ आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आने में इसको लगा 5 मिनट, फिर ये वापस इधर जाएगा, इसको फिर लगे इधर से मिडिल पोजीशन से, बीच में से, मतलब यहाँ से इसको फिर 5 मिनट पीछे लगे, फिर 5 मिनट, फिर इसको बीच में यहाँ पर आने में लगे और 5 मिनट फिर इस तरफ लगे। तो ऐसे ये फिक्स टाइम इंटरवल में, मान लीजिए यहाँ पर ये 8 बजे यहाँ पर थी, 8 बजे, और फिर ये 8:05 पर यहाँ पर पहुँची, और फिर 8:10 पर यहाँ पर पहुँची, 8:15 पर यहाँ, 8:20 पर यहाँ, 8:25 पर यहाँ, 8:30 पर यहाँ। तो टाइम इंटरवल हो गया ना, मान लीजिए 8 बजे से 8:30 बजे तक, ये एक टाइम इंटरवल हो गया 30 मिनट का टाइम इंटरवल। और मान लीजिए 12 बजे है ना, और ये बजे 1 बजा 1, तो इनके बीच में टाइम इंटरवल क्या हुआ, 1 आवर का हुआ, इनके बीच का गैप। If an object repeats its path after a fixed interval of time, its motion is said to be periodic motion। तो इसको कहते हैं periodic motion। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपना पाथ, अपना रास्ता रिपीट करता है, तो इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। इस मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, तो ये मूव करता है सर्कुलर पाथ में, अगेन एंड अगेन, मतलब ऐसे ये बार बार ऐसे घूमता है, इस तरह से बार बार ऐसे घूमता है। इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन। एन ऑब्जेक्ट इन ऑसिलेटरी मोशन में इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे ही ऑसिलेटरी मोशन में भी ये रिपीट करता है अपना मोशन वाइल मूविंग टू एंड फ्रो। बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक नेचर। इन दोनों मोशन को पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। दोनों मोशन जो है ना ये पीरियोडिक हैं, क्योंकि ये भी ऐसे रिपीट करता रहता है, क्योंकि इसमें भी कुछ टाइम के बाद ये पाथ ना सेम पाथ है, ये रिपीट होता रहता है, कुछ टाइम पीरियड में ऐसे घूमता रहता है। और ऑसिलेटरी मोशन में भी कभी इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इसमें भी रिपीट होता रहता है इसका मोशन। तो इस तरह से ये पीरियोडिक मोशन कहा जाता है, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। एक्टिविटी 5.7, लेट अस आइडेंटिफाई। लुक एट पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रंस पार्क। चिल्ड्रंस पार्क की पिक्चर देखें और विजिट अ चिल्ड्रंस पार्क, और किसी चिल्ड्रन पार्क को देखें, या तो पार्क देखें या उनकी पिक्चर देखें। ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन, उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको ऑब्जर्व करना है। क्लासीफाई दैम एज लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी। देखिए लीनियर मोशन हमने पढ़ा है, सीधे कोई ऑब्जेक्ट सीधे जाता है, लीनियर मोशन होता है। सर्कल में अगर घूमता है कोई ऑब्जेक्ट तो सर्कुलर मोशन होता है। ऑसिलेशन करता है ऐसे, तो ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो फिर जो पिक्चर है ना, पार्क की पिक्चर देखकर उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है, कौन सा ऑसिलेटरी मोशन करता है, कौन सा सर्कुलर मोशन करता है। लिस्ट देम, और फिर लिस्ट बनानी है टेबल 5.4 की तरह। गिव योर जस्टिफिकेशन फॉर व्हाई यू पुट ईच इन अ सर्टेन कैटेगरी। फिर आपको ये भी लिखना है कि आपने इसको ऑसिलेटरी क्यों कहा, इसको लीनियर क्यों कहा, इसको सर्कुलर क्यों कहा है। यहाँ पर पार्क की एक पिक्चर है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से ऐसे स्लिप हो रही है ऐसे, तो ये है लीनियर मोशन। यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं ना, ये सर्कुलर मोशन। यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो ये है ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पर ये इसकी रस्सी है ऐसे घूम रही है, तो सर्कुलर मोशन हो गया। ये देखिए ऐसे ऊपर नीचे, इसमें ये ऊपर नीचे, तो ये हो गया ऑसिलेटरी मोशन। ये यहाँ से पकड़ कर ना, यहाँ से पकड़ कर अगर ऐसे जाती है ऐसे, तो ये कौन सा हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। अगर ये अप डाउन करती है, अप डाउन, तो भी फिर ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मोशन ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन पार्क। हमने टाइप्स ऑफ मोशन इसमें ऑब्जर्व किए हैं और यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे स्विंग है, ऑब्जेक्ट है स्विंग, मूविंग टू एंड फ्रो। तो इसी तरह से ये है जो ये स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग है। तो ये सब का इस तरह से यहाँ पर लिख देना है नाम, और कौन सा लीनियर मोशन में है, कौन सा सर्कुलर में है, इस तरह से यहाँ पर लिख देना। तो यहाँ तक देखिए ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ाया है, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि यूनिट क्या होती है, यूनिट। उसके बाद फिर हमने पढ़ा है कि हम किसी भी चीज़ को नापते कैसे नापते हैं। पहले लोग फुट से, बलिस्त से, आम से और किसी डंडी से, रस्सी से, इनसे नापते थे, लेकिन उनसे फिर डिफरेंट मेजरमेंट्स आती थी। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ मानी गई जिससे कोई भी नापे तो एक जैसी मेजरमेंट आए, डिफरेंट मेजरमेंट ना आए, तो उसको फिर कहा गया यूनिट कहा गया। लेंथ की यूनिट है मीटर,
मीटर है, और छोटी यूनिट इसकी सेंटीमीटर है, और भी छोटी यूनिट जो है मिलीमीटर है। और इसके बाद यहाँ पर ये है स्केल, और इसमें यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर है, और टोटल जो है पूरा ये 15 सेंटीमीटर का है, पूरा 15 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक। और ये जो सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर, इसमें 10 मिलीमीटर होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। इसके बाद जो डिस्टेंस है उसकी बड़ी यूनिट है किलोमीटर, छोटी यूनिट है मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये यहाँ से हमने पढ़ा था। इसके बाद 1 इंच, कुछ स्केल जो होते हैं उनके ऊपर इंच में भी मार्किंग होती है, इंच में भी 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर का होता है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद मेजरमेंट कैसे करते हैं, लेंथ को कैसे मापते हैं। तो अगर सर्कुलर है या इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट, जैसे पेड़ है, तो उसको फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप से मापते हैं, और ये करेक्ट वे है। इसमें यहाँ से बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सीधा रखा जाना चाहिए, ऐसे टेढ़ा नहीं रखा जाना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज़ करेक्ट पोजीशन ऑफ आई, और आंखों की पोजीशन क्या होनी चाहिए। अगर मान लो हम पेंसिल की लेंथ नापते हैं, पेंसिल की लेंथ, तो हमें बिल्कुल ऊपर से देखना है, यहाँ से इधर से या इधर से नहीं देखना है। इसके बाद हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ, अगर स्केल का एक एंड टूटा हुआ हो तो फिर हम कैसे नापेंगे, जो टूटा हुआ हिस्सा छोड़ देंगे, उसके बाद जो बड़ी लाइन आएगी ना, वहाँ से नापना शुरू करेंगे। तो यहाँ से फिर यहाँ तक मान लीजिए आया 10 के बाद जो भी है ये आया 10.4 आया, तो ये वाला हिस्सा 1 सेंटीमीटर यहाँ से घटा देंगे, 9.4 आया। इसके बाद जो ब्लाइंड लोग हैं, ये कुछ मार्किंग उभरी हुई होती है, उनको टच करके पहचानते हैं। तो यहाँ पर फिर हमें पेन की लेंथ नापनी है, पेंसिल की नापनी है, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, उनकी लेंथ नापनी है और लिखनी है। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ लेंथ, किलोमीटर्स, मीटर, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। ये इनको लिखने का क्या तरीका है, इनको लोअर केस में लिखना है, मतलब छोटे अल्फ़ाबेट्स में लिखना है इनको। अगर ये स्टार्टिंग में आए, अगर ये सेंटेंस के शुरू में आए, तब फिर बड़ा अल्फ़ाबेट लेना है, लेकिन सिर्फ ये के, यहाँ पर एम बड़ा लेना है, यहाँ पर सी बड़ा लेना है, यहाँ पर एम बड़ा लेना है, लेकिन ये आए अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तब बड़ा लेना है। और बचे हुए ना, और के बाद आई, एल, ओ, मीटर वगैरह ये है, ये छोटे छोटे लिखने हैं। उसके बाद इनमें अगर ये प्लूरल है, जैसे मान लीजिए ये है 10 किलोमीटर प्लूरल है, तो यहाँ एस नहीं लगेगा। और जब सेंटेंस ख़त्म हो और लास्ट में ये आए तो फिर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म होगा तब। और इसको लिखने का तरीका क्या है, ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है ना, जो इसके बीच में यहाँ पर गैप होना चाहिए, यहाँ पर गैप होना चाहिए। उसके बाद है कर्व्ड लाइंस जो होती हैं, उनको कैसे मेजर करेंगे। इनको एक फ्लेक्सिबल टेप है ना, फ्लेक्सिबल फीता जो होता है, उससे नापेंगे, या फिर कोई धागा यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, धागा यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे ऐसे, और फिर धागे को सीधा करके जो हमारे पास मीटर स्केल है उससे नाप लेंगे। उसके बाद पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। पोजीशन के लिए हमें चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट, कोई भी रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और उसके बाद रेफरेंस पॉइंट से हम डिस्टेंस को नाप सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करके। उसके बाद यहाँ पर जो दीपा है वो अपने घर से जा रही थी, और पहले 70 किलोमीटर दूर थी, 60 थी, 50 थी, दिल्ली से इस तरह से दिल्ली पहुँच गई थी। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे पता लगाएंगे कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है या रेस्ट में है। तो रेफरेंस पॉइंट मानकर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट मानकर, तब फिर हम उसके रेस्पेक्ट में ये देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट वहाँ से हिल रहा है या नहीं, वहाँ से दूर जा रहा है या पास आ रहा है, तो फिर हमें पता लग जाएगा वो ऑब्जेक्ट मूविंग है। मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट माना, यहाँ से सेम पोजीशन पर है हमेशा, तो फिर ये रेस्ट में मानेंगे। उसके बाद मूविंग थिंग्स कब मानेंगे, जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो मूविंग होता है, और पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो वो होगा रेस्ट में। तो यहाँ पर एक ही चीज़ रेस्ट में भी होगी और मोशन में भी होगी। ये कैसे, ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट हमने क्या माना है। अगर रेफरेंस पॉइंट बस के बाहर माना है तो फिर ये बस है ना, ये मोशन में होगी, और अगर रेफरेंस पॉइंट बाहर नहीं माना है, अंदर ही है, बस के अंदर ही, तो फिर ये बस है ना, ये रेस्ट में लगेगी। इसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा है। टाइप्स ऑफ मोशन हमने 3 पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है लीनियर मोशन, जैसे कि ये है लीनियर मोशन, एक लाइन में मोशन करते हैं इस तरह से। सर्कुलर मोशन पढ़ा है दूसरा, इस तरह से मोशन होता है। तीसरा हमने पढ़ा है
ऑसिलेटरी मोशन, ये इस तरह से मोशन। तीसरा हमने ये पढ़ा है इसमें। तो इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़ लिए हैं। यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ मोशन भी बता दिए हैं और ये बनाई है टेबल। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। अब हम अगली वीडियो में अगला चैप्टर करेंगे। तो यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।